हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू पेट्रोगेट ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। और आज हम लोग एक बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, और लास्ट तक बच्चा जब गेट की तैयारी करता है तो लास्ट तक उसको इस टॉपिक में हमेशा डाउट रहता है। ठीक है, और अगर हम इस डाउट को पहले ही क्लियर कर लेंगे ना तो हम जब भी अपनी तैयारी करेंगे, ड्रिलिंग के न्यूमेरिकल करेंगे, प्रोडक्शन के करेंगे, रिजर्वोयर के करेंगे, ईओआर के करेंगे, वेल टेस्टिंग के करेंगे, तो हर जगह इस यूनिट कन्वर्जन की कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे ही होंगे। और जब मुझे ये बेसिक से कन्वर्जन पता होंगे तो मैं अपने न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना तो ये रिजर्वोयर के अंदर आता है, ना ही ड्रिलिंग के, ना ही प्रोडक्शन के, और कहने को ये सारे टॉपिक्स के अंदर आता है, कहने को ये सारे सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो हर एक सब्जेक्ट में इस टॉपिक की जरूरत होगी। और अगर आपको न्यूमेरिकल में अच्छी कमांड करनी है, न्यूमेरिकल आपको अपने फिंगर टिप्स पे करने हैं, या न्यूमेरिकल में आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से अपनी उंगलियों पे आना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, हर साल देखता हूँ, ऑफलाइन में देखता हूँ, ऑनलाइन में देखता हूँ कि सर यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है, सर यूनिट कन्वर्जन में मुझे दिक्कत आती है, मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर लूंगा, मुझे पता है वो कैसे सोल्व करना है, मुझे पता है क्या फॉर्मूला लगेगा, बट सर जब मैं यूनिट कन्वर्ट करता हूँ, कई बार तो करता ही नहीं हूँ, लेकिन वहां करने की जरूरत है बट आप करते ही नहीं हो, तो करते ही नहीं हो तो वो भी गलत होगा। और अगर आपको पता है कि करना है और आपने कर भी दिया बट गलत कर दिया तो भी गलत हो गया। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए कि यहाँ करना है, और यूनिट कन्वर्जन किस तरह, कौन से मल्टीप्लिकेशन, कौन से डिवाइड, क्या किस में कितने यूनिट्स होती है वो मुझे पता होनी चाहिए। अब सर यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट मेरे दिमाग में ये आता है कि सर कितने यूनिट कन्वर्जन याद रखूं, कितने यूनिट कन्वर्जन रटूं। सर मुझे यूनिट कन्वर्जन मेमोराइज करने में, उनको लर्न करने में एक डिफिकल्टी सबसे बड़ी ये होती है सर कि कितने करने हैं सर, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं यूनिट कन्वर्जन की किताब दे दूं आपको तो उसमें बहुत सारे कन्वर्जन मिल जाएंगे सर, उनमें मुझे देख के लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी है क्या, तो वहां मैं कंफ्यूज रहता हूं कि कहां तक और कौन से यूनिट कन्वर्जन मेरे पेट्रोलियम स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है फॉर गेट एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ स्लाइड्स लेके आया हूँ। आई थिंक ये 13 स्लाइड्स है, 2 स्लाइड्स तो थैंक यू की होंगी और 11 स्लाइड तक आपकी यूनिट कन्वर्जन देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ डैम श्योर बोल सकता हूँ कि इन 11 स्लाइड के बाद आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर हो सकता है कि कोई यूनिट कन्वर्जन आपसे मिस हो जाए, बाद में वो हम लोगों को खुद से करना पड़े। मैं आपको बोलता हूँ जितना यूनिट कन्वर्जन मैं भी आपको दे रहा हूँ, उस यूनिट कन्वर्जन के अलावा आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी 11 स्लाइड के बाद। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब आपने तो भर भर के स्लाइड्स में यूनिट कन्वर्जन डाल दिए होंगे। मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल नहीं, आप जब मेरी स्लाइड्स देखोगे तो बहुत कम से कम यूनिट कन्वर्जन मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा और उनको बताऊंगा भी कि उसको इजीली कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो सारे यूनिट कन्वर्जन मैंने बहुत ध्यान से, बहुत सिस्टम से पूरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एनालाइज करके ये यूनिट कन्वर्जन को बनाया है। तो अगर आप यूनिट कन्वर्जन में डाउट करते हैं, अभी तक आपको चीजें क्लियर नहीं है, तो ये 1-1.5 घंटा, आई थिंक 1 घंटे में हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। और इसके बाद आपको बेफिक्र एक यूनिट कन्वर्जन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा हल्के से नोट कर लेना। मुश्किल से मुश्किल एक स्लाइड में 4-5 यूनिट कन्वर्जन है, 11 स्लाइड है, बहुत कम यूनिट कन्वर्जन आपको दे रहा हूं, वो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, उनको याद रख लीजिएगा दोस्त। ठीक है, याद रखने के बाद जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप झट से कर लोगे। इनफैक्ट सबसे जरूरी चीज जो मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से यूनिट कन्वर्जन किस तरह अप्लाई होंगे और कहां कहां यूनिट कन्वर्जन लगाए जा सकते हैं। और ये मैं यूनिट कन्वर्जन अगर बता रहा हूं तो इसका यूज कौन से न्यूमेरिकल में हो सकता है और होता है। ठीक है, तो वो यूनिट कन्वर्जन के बाद अपने कोर्स को स्टार्ट करिएगा, अपने पेट्रोलियम इंजन की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कीजिएगा, सारे यूनिट कन्वर्जन आपके इजीली हो जाएंगे, आप इसमें डाउट कभी नहीं खाएंगे, भले ही आपसे न्यूमेरिकल आता हो ना आता हो। चले स्टार्ट करते हैं क्या? चलिए, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है लेंथ। लेंथ के सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन क्या हो सकते हैं भैया? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेंथ को लेके, वो सबसे पहले है आपका मीटर। ठीक है, तो मीटर आपका है जो एमकेएस यूनिट में लेंथ का यूनिट है। ठीक है, और एक फीट है जो आपका एफपीएस में लेंथ का यूनिट है, 1 सेंटीमीटर भी है। ठीक है, फिर किलोमीटर वगैरह भी आ जाते हैं।
तो दीज आर द लेंथ की यूनिट। ओके, एग्री है भैया? चलिए, तो सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्या बन जाता है, देखिएगा सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें कोई याद रखने वाली बात है क्या? नहीं, ये सबको पता है। जो सबको पता होगा वो बोल के चलूंगा, जो नहीं पता होगा उस पर ज्यादा फोकस करके चलूंगा, ठीक है, उसको इंफेसिस करके चलूंगा। 1 मीटर में सर फिट कितने होते हैं? सर 1 मीटर में फिट कितने होते हैं ये बहुत जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर बिल्कुल हाईलाइट करके चलूंगा, ठीक है। 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? देखिए सर, ये हम जो पतंग लेने जाते थे ना बचपन में, तो हम लोगों को जो धागा मिलता था ना वो मीटर में मिलता था, ठीक है। हम उतने अमीर तो नहीं थे कि यार एक पूरा वो मांझे का, समझ रहे हो, वो पूरा खरीद के ले आए, तो बोलते थे 5 रुपए का दे दो, 10 रुपए का दे दो, तो वो 5 रुपए का 20 मीटर 10 मीटर ऐसे देता था, तो वो मीटर मापता था ऐसे। अगर किसी ने पतंग खरीदी हो तो, ठीक है, पतंग ने मतलब धागा खरीदा तो ऐसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो आई थिंक 1 मीटर लगभग इतना होता होगा, एग्री है, ठीक है। और सर फिट सर मैंने देखा है जो मेरा स्केल होता है ना, वो स्केल जो होता है वो लगभग ऐसा होता है, और वो सर 6 इंच का होता है। और अगर मैं इसका डबल कर दूं ना सर, तो वो एक स्केल इतना होगा 6 इंच, मतलब ये हो गया आपका 12 इंच, और 12 इंच ही आपका 1 फीट होता है भैया। तो इसका मतलब तो सर ये हो गया मेरे भाई कि 1 फीट लगभग, एक स्केल लगभग इतना होता है, उसका डबल करूंगा इतना होगा, तो ये लगभग आई थिंक 1 फीट होता होगा, ठीक है। तो अगर मैं सर 1 फीट 2 फीट 3 फीट और थोड़ा सा इधर रह गया, तो इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 1 मीटर में 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3.28 फीट होता है भैया। मतलब सर 1 मीटर में आपका 3.28 फीट होता है। ये मुझे अपने हाथों में याद होना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए सर जी एग्री हूं, ये इंपॉर्टेंट है, मानता हूं। सर 1 फीट में कितने इंच होते हैं ये भी मुझे पता होना चाहिए। सर 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। और इनमें से काफी कन्वर्जन ऑलरेडी आपको पता होंगे, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी आएंगी दोस्त जो नहीं पता होंगी, ये मैं पक्का बता रहा हूं। क्योंकि जब हम लोग न्यूटन किलोग्राम की बातें करेंगे, जब हम लोग पावर यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, जब हम लोग विस्कोसिटी की बात करेंगे, तो उस टाइम पे देखना आपको कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो जरूर मिस मत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप यहां पे हल्का फुल्का बोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब पावर और विस्कोसिटी की बात करूंगा ना, तब तो आप बोर नहीं होंगे, आपको कई चीज देखने को नहीं पता लगेंगी, आप बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है। चलिए सर, तो अब जो अब देखिए, लेकिन मुझे तो एक पूरा यूनिट कन्वर्जन का एक प्रॉपर लेक्चर लेना है, जिसको देखने के बाद यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत ना हो, ये मेरा मोटिव है। चाहे वो स्टूडेंट एक बिगिनिंग लेवल का हो, चाहे एडवांस लेवल का हो, मुझे तो अपना एक स्टार्टिंग से लेके चलना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद सर नेक्स्ट, उसके बाद सर क्या है, उसके बाद ये है कि सर आपने ये वाली बात देख ली है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, आपने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सबको पता है, ठीक है। 1 मीटर में 1 2 3.28 फीट होते हैं, ये भी सबको पता है भैया, ठीक है। और 1 इंच में कुछ सेंटीमीटर भी होते हैं। सर 1 इंच होता है लगभग इतना, समझिएगा, और 1 सेंटीमीटर होता है लगभग इतना, छोटा होता है। तो इसका मतलब सर 1 इंच अगर इतना है, ये 1 इंच अगर इतना है, तो इसमें लगभग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये रहा, 1 सेंटीमीटर ये रहा, और कुछ आधा ये रहा। तो अगर मैं देखूं सर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सभी को पता रहता है, ठीक है। हम लोग किसके कन्वर्जन देख रहे हैं, हम लोग लेंथ के कन्वर्जन देख रहे हैं, लेंथ मतलब डिस्टेंस के कन्वर्जन देख रहे हैं। चलिए उसके बाद सर 1 किलोमीटर में माइल्स कितने होते हैं? सर ये आधे से थोड़े ज्यादा होते हैं। मतलब अगर 1 किलोमीटर में चला, इसका मतलब में 0.6213 या मान लो 0.62 माइल्स चला, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर याद रखना है क्या? मैं बोल सकता हूं ये यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेट्रोलियम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बोलूंगा वो है, जो नहीं बोलूंगा वो बिल्कुल नहीं है दोस्त, ठीक है। उसको बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर गेट में न्यूमेरिकल मतलब जो आएंगे, तो क्या यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन में मेंशन होंगे क्या कि गिवन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस वगैरह वगैरह? यस, 99% कन्वर्जन गिवन होगा। लेकिन अगर वो नहीं गिवन देता, अगर वो क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन आपको नहीं देता,
तो उसको आप गलत नहीं बोल सकते। तो वो दे या ना दे आपको याद रखने होंगे जो जरूरी कन्वर्जन है। इनफैक्ट जब आप टेस्टरी लगाओगे तो वहां तो हम लोग नहीं देते, हम लोग दे देंगे तो आपको याद ही नहीं करोगे, आप गेट में नहीं आएगा तो आप भूल जाओगे, समझ रहे हो, इसलिए हम लोग नहीं देते। इनफैक्ट कोई भी टेस्टरी वाला नहीं देता है, ठीक है, और वो सही भी है, क्योंकि अगर हम सारे यूनिट कन्वर्जन दे देंगे तो आपको लगेगा कि ये तो आते हैं, आप याद नहीं करोगे, और गेट में नहीं आए तो फिर दिक्कत। चलिए दूसरी बात सर यहाँ पे तो और भी कन्वर्जन आ सकते हैं सर। कैसे सर? आप फीट से इंच कितने होते हैं ये बना दोगे, ठीक है, बना दिया भैया, 1 फीट से 12 इंच। सर आप फीट से सेंटीमीटर कितने होते हैं ये भी बना दोगे, सर बना देंगे, हम याद थोड़ी ना रखेंगे। ऐसे तो सर हम लोग बहुत कन्वर्जन हो जाएंगे। 1 फीट में कितने माइल्स होते हैं, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, समझ रहे हो? तो 1 फीट में कितने मीटर हो गया भैया? 1 फीट इक्वल टू 1/3/28 मीटर। तो इसका मतलब सर ये तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा याद रखने पड़ेंगे। तो मैं बोलूंगा भाई सिर्फ ये याद रखिए जो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, आप उसके बाद सारे यूनिट कन्वर्जन बना दोगे। सर कैसे बना दोगे, एक एग्जांपल दोगे क्या? यस, कैसे सर मैं बताता हूं। मान लो आपको बनाना है सर 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया, तो मैंने क्या किया, मुझे तो कोई इसका कन्वर्जन याद नहीं है, सुमित सर ने भी इसका कोई कन्वर्जन नहीं बताया है, तो मैं क्या करूंगा, 1 फीट को पहले इंच में बदल लूंगा, यहां पे इंच में बदलूंगा और इस इंच से फिर सेंटीमीटर में जाऊंगा। तो मेरे पास एक रास्ता है, 1 फीट से अगर मैं इंच में जाता हूं तो ये हो गया आपका 12 इंच, और 12 इंच से जब मैं सेंटीमीटर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये तो सुमित सर ने बताया है ना, यस, ये तो सुमित सर ने बताया है ना, यस, भले ही ये नहीं बताया है। तो जब मुझे पता है 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे कर दूंगा सर? 12 इंटू 2.54, तो ये बन जाएगा आपका 30.48 सेंटीमीटर। तो अब आपको या तो ये रट लो, या तो आप ये यूनिट कन्वर्जन के बाद ये भी एक्स्ट्रा यूनिट कन्वर्जन याद रखो। लेकिन आप कितने याद रखोगे सर? क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम लगाएं तो यहाँ पे कितने 4 यूनिट हैं, 4 को 4 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 4 चौक 16, पता नहीं कितने बन के आएंगे भाई। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग सिर्फ ये 4 यूनिट कन्वर्जन याद रखिएगा और बाकी यूनिट कन्वर्जन आपके इन्हीं से बन जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। ये बात फिर से बोल रहा हूं, इस लेक्चर के बाद यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ये बात लिख के दे रहा हूं, एक भी यूनिट कन्वर्जन नहीं छोड़ूंगा। लेंथ हो गया क्या? हो गया क्या? इसमें कोई दिक्कत क्या? सबसे इंपॉर्टेंट सर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1 मीटर में इतने फीट होते हैं सर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है सर। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किलोमीटर में 1000 मीटर, ये सबको पता ही है, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बात समझ रहे? चलिए, तो इतने बात तो मेरे समझ में आ रही है सर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा थोड़ा फील भी कराने की कोशिश कर रहा हूं। 1 फीट का स्केल लगभग इतना होता है, 1 फीट का स्केल लगभग इतना होता है और उसमें 12 इंच होते हैं, ठीक है। और 1 फीट का स्केल इतना, बचपन में बोलते फीटा बोलते थे उसको, ठीक है। चलिए, तो वो 1 फीटा ना 1 फीट के बराबर होता है, पहले उसको फीटा भी बोल देते थे, चलिए हम तो बोलते थे भाई। चलिए, अब सर वेट का कन्वर्जन क्या हो सकता है, वेट में देख लेते हैं यार क्या क्या कन्वर्जन हो सकते हैं। सर 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होते हैं। जिम वालों को ये बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जिम में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो आई थिंक पाउंड के यूनिट पाउंड में ही होते हैं, ठीक है। होता ना किसी ने कितना उठाया, मैंने 40 के उठाए, 40 के पाउंड के होते हैं आई थिंक वो, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं कभी जिम नहीं गया भाई। तो ये शायद पाउंड में होते हैं। WWE में भी जब हम लोग देखते थे ना कि ये आ रहा है जॉन सीना, उसका वेट है 280 पाउंड, भाई साहब हम सोचते थे हमारा तो 70 60 70 है, उसका 280 कैसे है, वो पाउंड में है, हम किलो में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पाउंड यूनिट एक तरीके से बोलूँ एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, यूनिवर्सल यूनिट है, ग्लोबल यूनिट है, तो मुझे इसका कन्वर्जन पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी फील्ड यूनिट हैं जो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम आती हैं, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट फील्ड यूनिट में है, ऑलमोस्ट क्या सारी फील्ड यूनिट में है। सर फील्ड यूनिट कौन सी होती है सर? FPS होती है सर। FPS मतलब सर, मतलब मैं समझा नहीं, FPS मतलब सर, F मतलब हो गया आपका फीट पाउंड सेकेंड, तो आपको फीट और पाउंड के कन्वर्जन आने चाहिए, एग्री है? चलिए सर, उसके बाद सर 1 किलोग्राम में मुझे पता है 2.20 पाउंड होते हैं, चलिए समझ गया सर। सर 1 किलोग्राम में आपका अगर मैं न्यूटन देखूं, ये 9.8 न्यूटन कैसे होता है सर? मुझे पता है सर, F इक्वल टू होता है, मुझे पता है F इक्वल टू होता है mg,
mg या m में। सर अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 kg रख देता हूँ, बात समझिएगा, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख देता हूं, तो ये f की वैल्यू बन के आती है, मल्टीप्लाई कर दो 9.8 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम लोग 1 न्यूटन। बस समझ रहे, ये हो गया आपका न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आप 1 kg वैल्यू रख रहे हो तो आपका न्यूटन 9 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस पूरी यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आपने 1 kg वेट रखा तो उस पे लगने वाला फोर्स 9.8 न्यूटन बना। मतलब सर समझानी, सर अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है और आप उसको किसी वेट मशीन में रखते हैं या जमीन पे रखते हैं, तो वो नीचे की तरफ को 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाता है। 2 न्यूटन का रखोगे तो 2 × 9.8 यानी कि 9 दूनी 18 के 20-21 न्यूटन फोर्स नीचे को लगाएगा। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। तो सर 1 किलोग्राम को न्यूटन में बदलना हो तो 9.8 न्यूटन कर सकते हैं। अब सर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैसी, वो आगे सोल्व होगी, इसको भी होल्ड पे रख के चलिएगा, बहुत प्यारे से बताऊंगा भैया। सर 1 किलोग्राम में अगर मुझे ग्राम देखने हो, सबको पता है 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और 1000 ग्राम में मिलीग्राम देखूंगा तो 1 ग्राम में आपके यहाँ पे देखोगे 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 इसकी 0, 3 उसकी 0, तो 6 0 होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जरूरी इनमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कन्वर्जन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये वाला कन्वर्जन, ठीक है। ये वाला कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये आगे बताऊंगा, ठीक है, जरूरी है बट अभी यहां नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट सर 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, सर ये याद रखने की जरूरत है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं भाई, हटाओ इसको, खत्म करो, मैं नहीं बात करता इस बारे में। क्यों नहीं करता सर जब मुझे पता है 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होते हैं, तो मुझे 1 पाउंड में कितने ग्राम कितने मिलीग्राम सब पता चल जाएगा। कैसे सर? अगर मैं निकालना चाहूं 1 पाउंड इक्वल टू 1/2.20, इसको बोल दूंगा केजी, समझ रहे? तो 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं भैया बताओ जरा, 1/2.20, तो ये बन गया सर आपका 0.4545 समथिंग, तो ये बन गया आपका किलोग्राम, ठीक है। तो 1 पाउंड में इतने किलोग्राम होते हैं, तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितने 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 45, ठीक है, हाँ ठीक है। किलोग्राम में 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 होंगे, तो यहाँ पे इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका कितना ग्राम, तो इस यहाँ पे भी ये इस तरीके से 453 समथिंग इतना बैठेगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ उसको मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये कन्वर्जन है ना, बस अब मैं इससे इसको तोड़ सकता हूँ मिलीग्राम, इसको तोड़ सकता हूँ ग्राम, किसी को भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब दूसरा कन्वर्जन वेट में ऐसा कौन सा है जो जरूरी है, दूसरा कन्वर्जन ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल जरूरी है? मैं बोलूंगा भैया आपको 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को क्या दिखता है कि 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी, ये बात सबको याद है, लेकिन जब हम लोग 1 टन इक्वल टू क्विंटल निकालते हैं ना, 1 टन इक्वल टू क्विंटल निकालते हैं ना, तो यहां पे भी बच्चे यही करते हैं कि 1 टन इक्वल टू 100 क्विंटल, ठीक है, और 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम। भैया ये थोड़ा सा गलत कर रहे हो आप सर, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम एग्री, बट सर 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, 1 टन में 100 क्विंटल नहीं होते। तो इसीलिए अगर मैं ये निकालना चाहूं कि 1 टन में कितने किलोग्राम, तो भैया 1 टन में 10 तो हो गए क्विंटल, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो यानी कि 1000 किलोग्राम। तो यानी कि यहाँ पे 1 टन में 10 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। तो बहुत लोग इसको इस तरह समझ लेते हैं, बस ये गलती मत करना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है भैया। अगर आपने इस वाले पेसराइड से ये वाले यूनिट कन्वर्जन याद रख लिए, ये वाला और ये 2 वाले, तो आपको वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। उधर पीछे लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने वो याद रख लिए हैं तो। नेक्स्ट सर एरिया बता दो, कुछ भी अगर नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो रोक के अपनी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सर नेक्स्ट क्या है, सर एरिया का यूनिट कन्वर्जन बता दो। सर एरिया में मतलब होता है लेंथ का स्क्वायर,
एग्री है? तो जो लेंथ के कन्वर्जन है वही अगर मुझे याद है तो एरिया के वही कन्वर्जन 2 बार हो जाएंगे। सर समझा नहीं, दोबारा से बताइएगा। सर मान लो मुझे 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है, मुझे पता है, बचपन में पता चल चुका था। लेकिन सर अगर मुझे आज 1 मीटर स्क्वायर का कन्वर्जन फीट स्क्वायर में चाहिए होगा तो कैसे करूंगा मैं? सर मैं करूंगा 3.28, 1 मीटर को फीट में बदल दिया, फिर दूसरे मीटर को भी फीट में बदल दिया, तो मेरा कन्वर्जन बन जाएगा ये वाला। तो इसीलिए मेरे पास एरिया के कन्वर्जन के लिए लेंथ के कन्वर्जन जरूर याद होने चाहिए, और अगर वो याद है तो यहाँ कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आप बोलेंगे सर ये रटने हैं क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं रटने हैं। अब देखो सारे काट देता हूं। 1 इंच स्क्वायर में इतने सेंटीमीटर नहीं याद रखना। आपको इंच में सेंटीमीटर कन्वर्जन आता है क्या? यस। क्या है? 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपको 1 इंच स्क्वायर कन्वर्जन इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर 1 फीट स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बिल्कुल भी कर जो जरूरत नहीं है। आपको मीटर से फीट में जाने की भी आदत है, आपको मीटर से सेंटीमीटर में भी जाने की आदत है, तो आपको फीट से सेंटीमीटर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यहाँ स्क्वायर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो भी याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर सेंटीमीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको इंच से सेंटीमीटर में जाना आता है, तो सेंटीमीटर से इंच में जाना भी आएगा ही आएगा डिवाइड करके। एग्री हो? 1 सेंटीमीटर इसको इक्वल टू 1/2.54 इंच। एग्री है? तो ये भी याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर मीटर स्क्वायर को फीट स्क्वायर में याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। बताया तो है मेरे भाई, तो वही कर देंगे हम लोग। मीटर स्क्वायर से 2 बार फीट स्क्वायर का कन्वर्जन कर लेंगे। उल्टा भी कर सकते हैं क्या? यस। सर 1 फीट स्क्वायर को कैसे कर सकते हैं? 1/3/28 और मल्टीप्लाई 3/28, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो 2 बार कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। अब आपको याद तो रखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं 3 3 9 समथिंग 9 10 के आसपास आ रहा है, ये रहा आपका 10। तो इनमें से कोई याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो सर एरिया का यूनिट क्यों देखिए आपने, क्यों स्लाइड बनाई, जब इसमें सारी चीजें ऑलरेडी हमें पता थी, या कर सकते हैं हम लोग इसको उल्टा पुल्टा करके। तो सर क्यों बनाई भैया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने स्लाइड रखी है। सर ये क्या है? सर एक यूनिट होती है एकड़। एकड़ में क्या होता है? एकड़ एक मान लो एक कोई लैंड है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास यूनिट्स क्या है? फीट स्क्वायर है, हमारे पास मीटर स्क्वायर है, और हमारे पास 1 एकड़ भी है। ठीक है? तो 1 एकड़ इक्वल टू कितने फीट स्क्वायर होते हैं, तो वो मुझे पता होने चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पे याद होने चाहिए। और आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये कन्वर्जन पता भी होगा। अगर नहीं पता तो बिल्कुल पता होना चाहिए। सर कैसे याद रखें? ऐसे याद रखें, एक गाने की फॉर्म में याद रखें। तो 1 एकड़ इक्वल टू 43560। याद रखने का तरीका देख लेते हैं। 43560 गाना बनाओ, उसका एक गाना बनाओ। 43560, 1 एकड़ इक्वल टू 43560। 43560 भाई क्या 43560 बात खत्म हुई। तो 1 एकड़ इक्वल टू 43560 फीट स्क्वायर रखना है, ना कि मीटर स्क्वायर है। ये मीटर स्क्वायर में नहीं है, फीट स्क्वायर में। तो 1 एकड़ इक्वल टू मुझे मोस्टली एकड़ से फील्ड यूनिट में जाना होगा, मोस्टली मुझे एकड़ से पेट्रोलियम की फील्ड यूनिट में जाना होगा। तो 1 एकड़ इक्वल टू पेट्रोलियम की एरिया की यूनिट फीट स्क्वायर होती है, ना कि मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए मैं एकड़ से फीट स्क्वायर का कन्वर्जन याद रखूंगा, जिसको बोलते हैं हम लोग 1 एकड़ इक्वल टू 43560। 43560 43560 याद भी हो गया होगा, ये मैंने बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इस पूरी स्लाइड से सिर्फ ये कन्वर्जन है जो तुमको याद रखना है। अब आप बोलोगे सर तो बहुत शॉर्टकट हो गया। बिल्कुल हो गया। पीछे आओ जरा, एक बार पीछे से आना जरा, सब देखना पीछे से क्या है। इसमें मैंने कुछ खास याद रखने को बोला क्या? नहीं, मैंने बोला तुम लोगों को ये 3 कन्वर्जन, ये तो सबको पता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। बच्चा बच्चा बोलता जा रहा है भाई आजकल तो गलियों में, समझ रहे हो? 3 कन्वर्जन याद रखना है मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट वेट में सर क्या याद रखना है मुझे? वेट में मुझे एक तो ये याद रखना है, और ये 2 याद रखने हैं। सर ये तो मजा आ जाएगा, ये मुझे पता ही है, इसका मैं आगे खेल तुम्हें समझा ही दूंगा, ये क्या चक्कर है, इसको छोड़ दो अभी के लिए। तो इस स्लाइड से मुझे क्या लेना है? इस स्लाइड से मुझे ये लेना है, और ये 2 बंदे लेने हैं, बाकी और छोड़ देने हैं। एग्री? आंख बंद करके विश्वास करके छोड़ दो दोस्त, बिल्कुल बोल रहा हूं, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे गेट की तैयारी के दौरान ना एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, ना तैयारी में जरूरत पड़ने वाली है। सर एरिया में ये लेना है। सर अब तक तो सही चल रहा है, अब तक तो कन्वर्जन में बहुत ज्यादा आपने डेटा हमें याद रखने के लिए नहीं दिया है। 3-4 चीजें दी हैं, अब रट लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां आ सकता है भैया, 1 केजी में 2.20 पाउंड होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये दोनों के दोनों 2 पॉइंट की रेशियो में है, 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये तुम्हें पक्का याद रखना है, कई बार इसको उल्टा मत कर देना। 1 केजी इक्वल टू 2.54 पाउंड, 1 इंच इक्वल टू 2.20 सेंटीमीटर। भाई इतना रैम कर लेना, इतनी गलती मत कर देना। इसलिए मैंने दोनों को एक जगह भी लिख लिया, याद रखने में आसानी होगी। ये बिगनर के लिए बता रहा हूं, एडवांस वालों को ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, जिसने तैयारी 1-2 बार कर रखी है। एग्री? चलिए, उसके बाद सर कन्वर्जन वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्यों सर? क्योंकि यार हम लोग तेल निकालते हैं ना नीचे से, तो तेल की सारी यूनिट कन्वर्जन, सारे यूनिट वॉल्यूम का ही तो खेल है। कितना तेल निकला इतना, कितना तेल बेचा इतना, कितना तेल खरीदा इतना। तो जो हम लोग बेच खरीद रहे हैं, जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो एक लिक्विड है। अब लिक्विड को मापने का यूनिट साला वॉल्यूम है, इसलिए मुझे अपने पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वॉल्यूम की यूनिट ज्यादा ध्यान से रखनी होंगी एज कंपेयर टू मास। क्योंकि अगर मैं कोई सॉलिड मेजर करता, मैं लोहा निकालता धरती से, मैं कोई कोयला निकालता, तो मैं सॉलिड निकाल रहा हूं। सॉलिड मपता वेट से है, सॉलिड को मापने का यूनिट वेट है। फिर मुझे मास, पाउंड, केजी वगैरह इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता। लेकिन हम लोग तेल निकाल रहे हैं, लिक्विड निकाल रहे हैं, लिक्विड को मापने का तरीका वॉल्यूम। तो इसलिए वॉल्यूम के कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू मास। इसलिए यहाँ पे 4-5 कन्वर्जन, 8-10 कन्वर्जन, कितने 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 कन्वर्जन है। अब बोलोगे सर इसमें से भी कुछ काटना है क्या? मैं बोलूंगा नहीं यार, इसे मत काटना, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, इसमें देखता हूं 1-2 कटेगा तो कट जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे याद रखने हो सकते हैं तुम लोगों को। सर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये बात तो याद है मुझे। हम लोग 1 लीटर का कोई सामान लेने जाते थे, मान लो 1 लीटर की पानी की बोतल ही है, ये रही, ये मेरी पानी की बोतल है, और इसमें लगभग 1000 लीटर में 1 लीटर में लगभग कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर क्यूब, जो तुम्हारा बाइक का इंजन होता है ना, वो भी तो सेंटीमीटर सीसी में मापते हैं ना हम लोग। कितने सीसी की बाइक है? 150 सीसी की बाइक है। मतलब जिस एरिया में उसका पिस्टन मूव करता है, वो वॉल्यूम आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब का है। जिसमें आग लगती है, जिस जोन में इंजन के जिस एरिया वॉल्यूम में आग लगती है ना, जिसमें पिस्टन ऐसे मूव करता है, तो वो वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो वो बाइक 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सीसी की हो गई है। ठीक है, जितनी ज्यादा आग लगेगी उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना वो ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतनी ज्यादा आग लगेगी, उतना ज्यादा तेल भी खपत होगा, उतना ही वो बाइक ज्यादा पावर की होगी, उतनी ज्यादा सीसी की होगी। ये बात सबको पता है। ठीक है, तो यही है वो चक्कर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। क्या है सर? बैरल। सर 1 यूनिट है बैरल। सर बैरल का क्या चक्कर है? जैसे हम लोग फील्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, हम लेंथ को फीट में माप रहे हैं फील्ड यूनिट में, हम वेट को पाउंड में माप रहे हैं फील्ड यूनिट में, तो वॉल्यूम को बैरल में मापेंगे या गैलन में मापेंगे फील्ड यूनिट में। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो 1 बैरल सर मतलब 1 बैरल में होते हैं आपके 158.98, या इसको कहीं ना कहीं 159.00 लीटर भी बोल सकता हूं। ठीक है, लीटर भी बोल सकता हूं। बात समझ रहे हैं? तो चलिए मोटा मोटा इतना बोल दो या एग्जैक्ट इतना होता है। ठीक है, सिर्फ बैरल मतलब समझानी। देखो इसका फुल फॉर्म होता है ब्लू बैरल, इसलिए हम बैरल को ना वहां पे इस तरह लिखते हैं। आप रिजर्वोयर इंजीनियरिंग में ये देखोगे ब्लू बैरल लिखा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू बैरल। आपने देखा होगा, अगर आप कबाड़ी की दुकान पे कभी देखे हो, गए हो, तो वहां ना ब्लू कलर के, हालांकि मुझे फिगर लेनी चाहिए थी, एक ब्लू कलर के इस तरीके के ड्रम होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपके साइड पे भी रखे रहते हो, ऐसे ड्रम रखते हैं, वो नीले कलर के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें 159 लीटर आता है। ठीक है, 159 लीटर पानी आता है, तेल आएगा ऊपर नीचे हो जाएगा, 159 लीटर पानी आता है। अब इसको बोलते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, इसको बोलते हैं 1 बैरल, और ये ब्लू कलर के बॉक्स में है तो इसको बोलते हैं ब्लू बैरल। तो ये फुल फॉर्म भी इसकी है। अब आप देखोगे कई बार, अगर आपने देखा होगा रिजर्वोयर इंजीनियरिंग में, जब आप लोग फ्लूइड फ्लो थ्रू पोरस मीडिया के न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि व्हाट विल बी द फ्लो रेट इन बैरल पर डे, और वहां पे बैरल को ऐसे लिखा होगा बैरल पर डे, बैरल पर डे भाई। तो ये बैरल में डबल बी क्यों आ रहा है? एक ब्लू बैरल है, और ब्लू बैरल मतलब एक ब्लू कलर का कंटेनर जिसमें 159 लीटर आता है, उसको 1 बैरल के बराबर होता है। वो 159 1 बैरल के बराबर होता है, और वो एक ब्लू
कलर के डब्बे में तो उसको ब्लू बैरल बोल दिया, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक पॉइंट है। तो मतलब सर समझा नहीं सर, पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आता हूं सर। मतलब एक बैरल में 158.98 यानी कि 159 अप्रोक्स लीटर होता है, ये मुझे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भैया। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत जगह ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सर, आगे क्या है सर, एक गैलन, गैलन क्या होता है सर, गैलन भी एक वॉल्यूम का ही यूनिट है, ये एक छोटा यूनिट है, बैरल बड़ा यूनिट है, इसीलिए एक बैरल में आपके 159 ये लीटर हाइड्रो या ऑयल या मान लो पानी आता है, ठीक है। उसके बाद एक गैलन में सर, एक गैलन में इसका बहुत छोटा सा पार्ट ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि 3.785 लीटर होता है। ये भी गेट में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके कहीं ना कहीं इंटरव्यू वगैरह में या जब आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पूछ लेगा, वाइवा में पूछ लेगा, कोई आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल है कॉलेज में, उसका वाइवा है वहाँ पूछ लेगा। तो ये छोटे छोटे किसी कंपनी में जाओगे हल्का सा इंटरव्यू में पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत जरूरी चीज़ें जो जरूरी है उन पर बिल्कुल टिक मार्क करके चल रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको। तो सर यहाँ पे मुझे दो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट मिले हैं, बैरल और गैलन। बैरल मतलब एक बैरल एक बहुत बड़ा सा टैंकर है जिसमें 159 लीटर वहाँ पानी आता है, तो एक बैरल मतलब 159 लीटर, ठीक है, लगभग। और सर एक गैलन मतलब ये थोड़ा छोटा होता है, 3.785। चलिए सर, ये भी मेरे याद हो गया। तो सर अगर मैं देखूं बैरल में होता है ज़्यादा पानी, गैलन में होता है कम पानी, तो इसका मतलब एक बैरल में कुछ गैलन भी होते होंगे, है ना, यस। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो आपका आंसर आता है 42 अप्रोक्स। तो मैं बोल सकता हूं एक बैरल में 42 गैलन होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है भैया। एग्री? बहुत लोगों को पता होंगे, बहुत लोग बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन भाई सुन लो बस थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को हो सकता है कोई बिगिनर हो, जस्ट एंटर ही कर रहा हो अपने प्रिपरेशन के मोड में गेट के एग्जाम की, तो वो उसको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, तो एक बैरल में 42 गैलन होते हैं, ये मुझे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एक बैरल में बहुत सारे लीटर होते हैं यार, और एक गैलन में थोड़े कम ही होते हैं, तो इसका मतलब एक बैरल में कुछ गैलन भी होंगे यार, ठीक है भाई। तो मतलब एक बैरल में आपके 42 गैलन होते हैं। एग्री हूं सर, एग्री हूं सर। एक बैरल में कितने फीट क्यूब होते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ कोई नहीं है। मतलब सर अब देखो, आपको ये पता है कि ये एक आपका बैरल है, एक कंटेनर है, ठीक है, बस समझ रहे। और एक आपका फिट क्यूब है, जो फिट क्यूब है वो भी एक यूनिट है वॉल्यूम की। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं फिट को 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाता है आपका फिट क्यूब, और ये आपकी वॉल्यूम की यूनिट है, और वॉल्यूम की यूनिट है, और ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये फील्ड यूनिट है, और फिट हमारा फील्ड यूनिट में काउंट होता है। तो हम लोगों को बैरल से फिट क्यूब में जाने आने का एक कन्वर्जन याद होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। 1 बैरल इक्वल टू 5.615 फिट क्यूब। बहुत लोग इसको उल्टा कर देते हैं, 1 फिट क्यूब इक्वल टू 5.615 बैरल। क्यों करते हैं उल्टा? भाई थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि बैरल एक बहुत बड़ी यूनिट है। मैं पहले से बता रहा हूं, बैरल में 159 लीटर होते हैं। बैरल ऑलरेडी एक बहुत बड़ी यूनिट है, जितनी भी यूनिट होंगी सारी उससे छोटी होंगी। तो भैया एक बैरल में 5.6 समथिंग फिट क्यूब होते हैं। अगर मैं इसको पढ़ूं तो एक फिट क्यूब में 5.61 बैरल होते हैं। इसका मतलब फिट क्यूब यूनिट ज्यादा बड़ी हो चुकी है, उसका एक पार्ट ही 5 बैरल के बराबर हो रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं। यहां तो बात सही है कि एक बैरल उसके 5 फिट क्यूब के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब बैरल यहां बड़ी यूनिट दिखा रहा है। तो भैया इसमें कंफ्यूज मत करना, इसमें एक बैरल इक्वल टू 5.615 फिट क्यूब इक्वल टू होता है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है मेरे भाई, और ये यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट सर ये याद रखूं क्या? सर एक फिट क्यूब में कितने गैलन होते हैं? सर मतलब मुझे पता है। सर एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, ये याद रखने की जरूरत है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। सर क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है? सर मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है एक बैरल इक्वल टू बात समझिएगा 5.615 फिट क्यूब, और एक बैरल की जगह पे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे कन्वर्जन चाहिए गैलन से बैरल का, सॉरी मुझे कन्वर्जन चाहिए गैलन टू फिट क्यूब का। तो यहां फिट क्यूब तो है, इसको गैलन में बदलो। सर एक बैरल को मैं यहां लिख सकता हूं 42 गैलन, एग्री हो भैया, इक्वल टू 5.615।
एक बैरल को मैंने ये लिख दिया। सर अब मुझे कन्वर्जन चाहिए गैलन टू फीट क्यूब, गैलन टू फीट क्यूब। तो भैया 1 फीट क्यूब इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 5.615, ये हो गया आपका फीट, 1 फीट क्यूब इससे कटेगा तो 5 6 30, 5 7 35, तो 7.48 समथिंग, तो ये बन गया आपका। अब आप बोलोगे सर ये इसको रट लूं क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी मत रट लेना भाई, ऐसे तो आपकी जान निकल जाएगी इतने कन्वर्जन याद रखने में। तो प्लीज इसको क्या करिएगा, आपको कन्वर्ट करने की आदत होनी चाहिए। अभी गेट का एग्जाम अभी तो है नहीं, अभी है आपके पास टाइम, ठीक है? तो आप क्या करो, जो मैंने बताया है ना दोस्त, आंख बंद करके विश्वास कर लो, ये बहुत एक्सपीरियंस से बनाई गई है, 11 स्लाइड है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाना चाहो चला सकते हो, लेकिन इसमें काम आपका बेफिक्र हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुम लोगों से, ठीक है? चलिए, तो सर 1 फीट क्यूब को याद रखो क्या? बिल्कुल नहीं याद रखना है सर, मुझे पता है फीट क्यूब को बैरल में बदल लो और गैलन को बैरल में बदल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए जैसे मैंने किया ऐसे भी कर सकते हो। सर 1 मीटर क्यूब को कितने लीटर? ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों? सर बताता हूं। अगर मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेता हूं, मतलब सर 1 मीटर क्यूब कितना होता है? हाँ भाई, इसके 3 पार्ट ले लो, एक इधर, एक ऊपर, एक उधर, तो 3D में बना लिया मैंने बॉक्स। कैसा? ऐसा मैंने 3D में बॉक्स बना लिया है सर। उसका 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है? इसमें अगर मैं पानी भरता हूं तो मेरा 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है? तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम 1000 लीटर के बराबर होता है। इसको आप आंख बंद करके याद रखिएगा, बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा इस चीज का, क्योंकि ये कन्वर्जन बार बार कहीं ना कहीं देखने को किसी ना किसी फॉर्म में आ ही जाएगा। अगर आपको कन्वर्जन पता है तो आप न्यूमेरिकल को बहुत इजीली और बहुत आसानी से ट्रैक और मतलब टैकल कर पाओगे, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, जब आप लोग को एक बर्डन तो रहेगा न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है ये समझने में, एक बर्डन रहेगा सर कन्वर्जन भी नहीं आते ऊपर से, तो आप उसको गलती करने के चांस 100% हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलती करने के चांस बढ़ेंगे, गलती करने के चांस 100% हो जाएंगे, बात खत्म। बढ़ेंगे छोड़ो, वो गलत ही हो जाएगा वो क्वेश्चन तुमसे, ठीक है? तो एटलीस्ट क्वेश्चन को समझने में दिमाग लगे, कन्वर्जन में तो दिमाग ना लगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा जैसे जैसे हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये वाली बात याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब बॉक्स में पानी डाल दो तो 1000 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर वाटर के बराबर है मेरे भाई, एग्री है? ये आप इसमें से सर क्या क्या याद रखना है? भैया इसमें से सारा कुछ याद रखना है भैया, ये छोड़ सकते हो, बाकी सब कुछ याद रखना पड़ेगा। आगे चले क्या? चलते हैं नेक्स्ट। सर स्लाइड नंबर 6, एक ग्रेडियंट क्या होता है सर? ग्रेडियंट मतलब सर ये होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट की बात बोली क्या? यस, वाटर का प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब जब भी आप 1 फीट नीचे जाओगे, मतलब ये आपका एक वाटर कॉलम है, इस वाटर कॉलम में आपका पानी भरा हुआ है मेरे भाई, ये आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है? और यहां पे मैं आपकी लेंथ देख रहा हूं कि आपकी हाइट लिखी हुई है, बात समझ रहे हैं? ये आपकी हाइट लिखी हुई है। हाइट मतलब मैं समझानी सर, ये आपकी 1 फीट हाइट है, ये आपकी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूँ, इतनी सिंपल, हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वीडियोस एक बिगनर ही देख रहा है, ये मान के मैं चल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैं इसमें काफी टाइम भी ले रहा हूँ, नहीं तो ये झट से निकल जाता मैं यहाँ से पढ़ा के। सर प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब सर ये हुआ कि जब आप इसमें वाटर से इसको भर दोगे तो 1 फीट में यहाँ से यहाँ जाने पे आपका ये वाटर, अगर मैं यहाँ पे एक अपना प्रेशर गेज लगाता हूँ तो ये पानी का वेट इस पॉइंट पे जो लग रहा होगा वो 0.433 psi लग रहा होगा। और जैसे मैं और नीचे जाता हूं, 2 फीट पे जाता हूं, ठीक है? यानी कि यहां से यहां पे आया 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहां से यहां पे आया 1, 2 पे जाता हूं तो ये हो जाएगा 2 × 0.433 psi। फिर यहां से 3 पे जाता हूं तो ये होगा 3 × 0.433 psi। इसका मतलब सर ये हुआ कि हर एक फीट पे जाने से आपका जो प्रेशर है वो 0.433 psi से इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ग्रेडियंट क्या हुआ कि सर 0.433 psi पर फीट नीचे जाने पे प्रेशर इतना बढ़ता है, यानी कि 1 फीट नीचे जाने से 0.433 psi प्रेशर बढ़ता है। इसी को ही हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने पे किस रेट से चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये बेटर वर्ड होगा। बढ़ रही है, घट रही हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चेंज हो रही है ये बोलूंगा मैं, ठीक है? इट में भी योर टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहां से आप वहां जा रहे हो तो टेम्परेचर में भी हर एक फीट पे बढ़ रहा हो, हर एक फीट पे घट रहा हो, पर चेंज हो रहा होगा। ये प्रेशर ग्रेडियंट भी हो सकता है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए
ठीक है। तो अगर मुझे निकालना हो कि 10 फीट पे कितना प्रेशर होगा तो मैं क्या करूंगा सर, 0.433 psi पर फिट, ये मेरा ग्रेडियंट है, मल्टीप्लाई 10 फीट, फिट से फिट कटा तो नीचे जाने पे मेरा जो प्रेशर आएगा वो आएगा 4.3 psi। एग्री? और फिट भी यहां से कट चुका है, तो इस पॉइंट पे इतना प्रेशर लग रहा होगा। तो ये वाटर का ग्रेडियंट है या किसी और का सर? किसी और का नहीं है, ये वाटर का है। अगर यहाँ पे मैं डेंसिटी किसी फ्लूइड की बढ़ा दूं और ज्यादा है, हनी ले लूं, पानी की जगह पे हनी ले लूं, तो वो 0.433 नहीं होगा, वो ज्यादा होगा, लगभग मान लो 0.67 होगा, मतलब वो ज्यादा होगा, मतलब हर एक फिट पे नीचे जाने पे वो ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहा होगा, 0.66 बढ़ा रहा होगा, 2 पे जाने पे 2 × 0.66 लग रहा होगा, तीसरे पे 3 × 0.66 लग रहा होगा। जितना ज्यादा डेंस फ्लूइड उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट मेरे भाई, ये बात सबको पता है, हालांकि आगे भी इसका जिक्र मैं एक स्लाइड में करूंगा। इसके बाद सर, इसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। सर जरूरी है क्या? मैं बोलूंगा बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर मैं यहां लिखना चाहूं मेरे भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी एपीआई ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एपीआई ग्रेविटी होता है 141.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5। ये फॉर्मूला है, ये मुझे याद रखना पड़ेगा। सर ये क्या है? ये या तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लो या फिर ग्राम पर सीसी में डेंसिटी ले लो, एक ही बात होती है। ये मैंने वीडियोस में अपनी ड्रिलिंग के भी बताई हुई है, ठीक है। कहीं जब भी मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो मैं ये चीजें बताता हूं कि ये दोनों सेम क्यों होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बोथ आर सेम। अगर आपको ग्राम पर सीसी में डेंसिटी गिवन है तो भी आपको एज इट इज यहाँ पे रख लेनी है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है डायरेक्ट तो भी यहाँ पे आपको रख लेनी है, क्योंकि दोनों की दोनों सेम वैल्यू होती है किसी भी फ्लूइड की। एग्री? चलिए, तो सर ये फॉर्मूला मुझे रटना है क्या? यस भैया, ये आपको फॉर्मूला रटना है। ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको इससे भी नोट करते हैं। चलिए सर, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो, एपीआई ग्रेविटी दे दिया हो तो ये इधर आ जाएगा और ये इसमें डिवाइड में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कैसे? एपीआई ग्रेविटी प्लस 131.5 डिवाइड बाय 141.5। एग्री है भैया? स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा। इतनी बात भी समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मुझे पता हो, या पता हो क्या, मुझे पता है एपीआई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 होता है, तो जब मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं, तो 141.5 माइनस 131.5, तो एपीआई ग्रेविटी आपकी 10 आ जाती है, जो कि आपकी एपीआई ग्रेविटी ऑफ वाटर है 10, जो कि सबको पता है। तो इससे इस तरीके से वो आती है। तो एपीआई ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना हो गया? 10, जो कि आपको याद रखना है। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल याद रखना है। सर नीचे वाला भी याद रखना है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल याद नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर वाले से ये बना है, तो ये छोड़ सकते हैं। ये सबको पता है, आगे बताऊंगा भी हालांकि दोबारा से। सर टेम्परेचर के भी कोई कन्वर्जन है क्या? बिल्कुल कन्वर्जन है दोस्त, टेम्परेचर के। बताता हूं गलती लोग कहां करते हैं और क्या मुझे याद रखना है। अब मैं बोलूंगा सर और भी कन्वर्जन याद रखूंगा, मैं बोलूंगा बस इतने याद रख लो दोस्त, काम हो जाएगा। कैसे? सर आपको पता है कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटीग्रेड से अगर मुझे फ़ारेनहाइट में जाना हो तो मेरे कन्वर्जन क्या होंगे, ये मुझे बचपन में पढ़ाया गया था। सर कैसे? ये मुझे पढ़ाया गया था C/5 = F-32/9, ठीक है, F/32/9, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूं, 9 × C/5 = F-32, ठीक है। तो अगर मैं इसका थोड़ा और इसको और थोड़ा सोल्व करके लिखना चाहूँ तो 9/5 ये बन गया 1.8 C = F-32, ठीक है। ये मेरा कन्वर्जन बना, ठीक है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा इस वाले फॉर्म में लिखना चाहूँ तो F = बन गया 1.8 डिग्री सेल्सियस + 32। एग्री? ठीक है, एग्री? तो यही बन गया। लेकिन बचपन में मेरे वो याद था, तो चलिए मैं वही याद कर लेता हूँ। लेकिन अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं? कई बार बच्चे C/9 और F-32/5 ये कर देते हैं। भाई ये गलती मत करना, ठीक है, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये गलती मत करना। C = F-32 अपॉन में यहाँ पे 5 ले लूँगा या 9 ले लूँगा, ठीक है। अब क्या करना? C पहला लिख रहे हो तो छोटे वाला डिजिट, F-32 सेकंड नंबर पे लिख रहे हो तो उससे बड़े वाला डिजिट, ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। और ये कन्वर्जन जो है सेंटीमीटर टू फ़ारेनहाइट है। एग्री है? चलिए, तो ये कन्वर्जन तो सर मेरे याद हो गया, याद भी करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। सर एक कन्वर्जन होता है फ़ारेनहाइट से रैंकाइन
और एक कन्वर्जन होता है सेंटीग्रेड से केल्विन। ठीक है, अब यहाँ गलती क्या होती है, पहले तो कन्वर्जन सुन लो, कन्वर्जन क्या है, फिर दूसरे सुन लो सर गलती क्या हो सकती है हम लोगों से। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, सर मेरे पास एक पॉइंट है कि मुझे निकालना है रैंकाइन। रैंकाइन निकलेगा भैया जी फ़ारेनहाइट से, याद रखना। ठीक है, एक कन्वर्जन है मेरे पास सर केल्विन, केल्विन निकलेगा भैया जी डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो अगर मैं फ़ारेनहाइट में 460 जोड़ देता हूं तो मेरा रैंकाइन आ जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर पेट्रोलियम इंजीनियर्स गेट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। सेंटीग्रेड में अगर मैं 273 जोड़ देता हूं, जो कि हमने बचपन में पढ़ा है, तो आपका बन के आ जाता है केल्विन। लेकिन बच्चों से गलती यहाँ क्या होती है, बच्चे यहाँ पे कई बार ऐसे कर देते हैं, सर मुझे मान लो क्वेश्चन में गिवन है डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और वहां पे आपको पता चला कि यहाँ पे आपको केल्विन में लेना है, तो आप लोग क्या करोगे, 80 में 273 जोड़ दोगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ केल्विन लिख दोगे। लेकिन भाई ये जो 80 है ये फ़ारेनहाइट में गिवन है, और यहाँ जब केल्विन में चेंज होता है तो हम लोगों को 273 डिग्री सेल्सियस में ऐड करना होता है, ना कि फ़ारेनहाइट में। तो मुझे ये वाला टेम्परेचर पहले डिग्री सेल्सियस में करना होगा, तब जाके वो वैल्यू यहाँ रखूंगा, 273 ऐड करके कन्वर्जन कर दूंगा केल्विन के अंदर। एग्री है क्या? तो वो चीज मुझे याद रखनी है कि मुझे किससे किससे करके क्या क्या मिलता है, समझ रहे हो ना। दूसरी चीज, कई बार मुझे गेट में क्वेश्चन में सेल्सियस टेम्परेचर दे देगा कि देयर इज 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वहां पे आपको लेना है रैंकाइन में, तो आप क्या करोगे, यहीं पे 273 जोड़ दोगे और आप निकाल दोगे इसको रैंकाइन में। नहीं भाई, 273 आपका सेंटीग्रेड में जुड़ता है, मानता हूं, लेकिन उससे केल्विन आता है, आपको रैंकाइन चाहिए। रैंकाइन के लिए आपको फ़ारेनहाइट में 460 जोड़ना पड़ता है। तो इस सेंटीग्रेड को पहले आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, फिर 460 ऐड करके आप रैंकाइन में ले आना। अब आप बोलोगे सर तो कंफ्यूज कर दिया आपने। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं भाई, गेट में या किसी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत होने से बचा रहा हूं। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, फ़ारेनहाइट से में बदल के ये बनता है, सेंटीग्रेड से बदल के केल्विन बनता है। ठीक है, ये तीनों कन्वर्जन मैंने लिख भी दिए हैं। अब आप बोलेंगे सर तीनों याद रखने हैं क्या, मैं बोलूंगा भैया तीनों याद रखने हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं याद रखना, ये याद रखना, ये तो याद रखना ही। हालांकि इसकी बात मैं आगे दोबारा भी करूंगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन की, जो कि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटी वैल्यू। ठीक है, सभी को लोगों को ग्रेविटी की वैल्यू याद है, वो याद होनी भी चाहिए। ठीक है, और सबको वैल्यू पता है 9.8 होता है। यूनिट इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम लोग यूनिट से ही अपने क्वेश्चन का अंदाजा ले लेते हैं कि उसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे ग्रेविटी की वैल्यू का मतलब है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर जरूर याद रखिएगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस पर टाइम का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे मीटर को फीट में चेंज कर लें और सेकंड एज इट इज सेकंड में रहे ही, सेकंड तो सेकंड में है ही, बट मीटर को फीट में चेंज कर लिया, और आपको यह भी पता है कि सर 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, मुझे पता है 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस मीटर को फीट में चेंज करना चाहूं तो 9.8 मल्टीप्लाई 3.28, और ये जाएगा 9 या 27, और ऊपर का पार्ट और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये जाएगा 32.2 समथिंग और फीट पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मीटर का सिर्फ आपने फिट किया है, बाकी सेकंड का सेकंड एज इट इज यहाँ पे है ही। दूसरा यूनिट कन्वर्जन जो अब आने वाले हैं, 2-3 यूनिट कन्वर्जन अब आने वाले हैं, पावर का आने वाला है, प्रेशर का आने वाला है, और एक विस्कोसिटी का आने वाला है। अगर आपने वो 3 कन्वर्जन अच्छे से समझ लिए तो इसके बाद आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तक जितने भी यूनिट कन्वर्जन मैंने बताए वो बहुत ज्यादा सिंपल थे, सभी को ऑलमोस्ट पता होते हैं, लेकिन इन जो 3 यूनिट कन्वर्जन में इनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो हम इसको आराम से उस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हुए ही इसको समझेंगे, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इसको आगे का जो चीजें हैं, आगे की जो यूनिट कन्वर्जन है उनको मैं ध्यान में रखते हुए ही अपने यूनिट कन्वर्जन समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि 3 है। कौन सा? प्रेशर, पावर और विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए, तो प्रेशर तो ये रहा सर, प्रेशर तो ये रहा, ठीक है भैया, ये रहा तो क्या दिक्कत है, कर लेते हैं भैया। चलिए, तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? वो होता है 1 बार के बराबर। ये हमेशा याद रखेंगे। कई बार वो मुझे बोल देगा कि देयर इज 5 बार
प्रेशर। तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये 5 बार प्रेशर मतलब ये कितने एटीएम प्रेशर है, ये 5 बार प्रेशर 10 एटीएम प्रेशर तो नहीं है, या 20 एटीएम प्रेशर तो नहीं है, ये कितने एटीएम प्रेशर है। तो वो कह रहेगा आपका 5 बार प्रेशर इक्वल टू 5 ही एटीएम प्रेशर। क्योंकि हम लोग एटीएम से तो काफी अवेयर होते हैं, लेकिन बार से कई बार अवेयर नहीं रहते। तो मैं बता रहा हूं बार और एटीएम बोथ आर सेम इक्वल, जितने बार होंगे उतने एटीएम होंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो 1 बार इक्वल टू 1 एटीएम। अब दूसरा पॉइंट सर मेरा क्या है, ये क्या है सर 14.7 psi और 0 psi g, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, और मैं इसका थोड़ा सा एक फील कराने की भी कोशिश करता हूं कि PSIG और PSIA में डिफरेंस क्यों और कैसे और क्यों आता है, ठीक है, और कहां इसकी जरूरत भी पड़ती है। देखिए समझिएगा, कोई भी चीज जब भी हम मेजर करते हैं तो वो किसी ना किसी के रेफरेंस में मेजर करते हैं। मान लो मैं बोलता हूं, जैसे हम लोग एक बार स्टीफन हॉकिंग की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो उसमें होता है कि मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं और एक ट्रेन मेरे सामने से गुजर रही है, ठीक है, बात हो रही, तो मैं जमीन पे खड़ा हूं, ट्रेन मेरे सामने से गुजर रही है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड है, 100 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 100 किलो, ऐसा बुलेट तो ट्रेन थोड़ी ना, बुलेट भी नहीं चलती थी। तो 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेन जा रही है और मैं यहां खड़ा हूं, तो ट्रेन की स्पीड क्या हुई 100 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं वही स्पीड किसी चलती हुई व्हीकल पे बैठ के देखूं तो दैट विल बी हायर, दैट विल बी लोअर। वो हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है 80 हो जाए, उल्टा चलूंगा तो 150 हो जाएगी, सीधा चलूंगा उसी की डायरेक्शन में तो वो 80, 100, 150 भी हो सकती है। समझ रहे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं वही ट्रेन कहीं और लोकेशन से देखूं, जैसे मैं वही ट्रेन किसी अर्थ के बाहर खड़ा होकर देखूं, तो अर्थ की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड दोनों मिक्स होकर मुझे दिखाई देगी। अगर मैं वही चीज अपने जो आकाशगंगा उससे बाहर देखूं, तो अर्थ की स्पीड, आकाशगंगा की स्पीड और ट्रेन की स्पीड सारे मिला के, तो हर चीज किसी ना किसी के रेफरेंस में मेजर होती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। देखिए बात समझिएगा सर, मुझे पता चल गया 1 बार इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर, इतनी तो मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोलने वाला हूं कि सर एक एटमोस्फेयर में, सर एक बात समझिएगा, एक एटमोस्फेयर में, एक एटीएम में यहां पे दिया है क्या 14.7 PSIG, और यहां पे दिया है 0 PSIG और 14.7 PSIA। ये कुछ गिवन है, तो इसका क्या चक्कर है बात समझिएगा। मान लो मेरे पास 2 गेज है, मेरे पास 2 गेज है, एक गेज ये रहा, बात समझिएगा, एक गेज ये रहा, और ये मैंने इसका एक मापनी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मेरी नीडल है और यहाँ पे मेरे डिजिट्स लिखे हुए हैं, और इसकी सुई मेरी ऐसी पड़ी हुई है, मतलब ऐसी पड़ी हुई है। दूसरा एक और मेरे पास गेज है जिसका कलर मैं थोड़ा अलग ले लेता हूं, ठीक है, ये रहा मेरे पास गेज। तो इसमें एक गेज ए है, एक गेज बी है, ठीक है, ये मैं माप रहा हूं, इससे भी यहाँ इसकी रीडिंग है, और यहाँ पे एक नीडल है, और वो अभी यहाँ पे एक वैल्यू पे है जिसका नाम है 14.7 वैल्यू पे है, और यहाँ इसकी 0 वैल्यू है, मतलब है, और यहाँ इसकी 0 वैल्यू, और ये भी 0 पे ही है, ये भी 0 पे ही है, बात समझ रहे। तो मेरे पास 2 मेजरमेंट गेज मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, इनका क्या प्रोसेस है, इनका क्या एप्लीकेशन है, या इनका में क्या डिफरेंस है। ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब इसने क्या बोला कि सर ए आपका ऐसा प्रेशर गेज है कि जब इसको आप एटमॉस्फेयर के, मान लो मैं अपनी टेबल पे बैठा हूं और मैंने ए टाइप का प्रेशर गेज अपनी टेबल पे रखा हुआ है, तो वो एटमॉस्फेयर को 0 रीडिंग मान के चलता है। मतलब वो एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मान के चलता है कि एटमॉस्फेयर को मान लूंगा 0, और एटमॉस्फेयर के अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आप यहां से दोगे तो ये नीडल उठनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो ये 0 बताएगा। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा, इसने कहा सर दूसरा गेज कौन सा है, वो भी मेरी टेबल पे रखा हुआ है। उसने कहा वो जब एटमॉस्फेयर में आप अपनी टेबल पे ऐसे रख दोगे, यहां से कोई भी हवा नहीं भेजोगे, हवा भेज रहे हो मतलब प्रेशर भेज रहे हो, तो जैसे साइकिल में नहीं देखते थे हम लोग, ऐसे तो होते थे वो क्या करता था, जो भी आपकी टायर में हवा है आपने उस पर लगाया जहां से हवा भरते हैं, और अंदर के ट्यूब का प्रेशर, हवा इसके अंदर घुसती है और नीडल ऊपर उठती है, इतनी सी कहानी है, ठीक है। अब सर मेरा पॉइंट ये है कि एक गेज मेरा ऐसा है, एक गेज मेरा ऐसा है। अब दूसरा जो बी टाइप का गेज है उसको मैंने टेबल पे रखा, और वो मैं जब एटमॉस्फेयर में टेबल पे रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, वो साला क्या कर रहा है, वो 14.7 रीडिंग पहले से ही दे के बैठा है। भाई मैंने तुझे हवा दी, यहां से फूंक मारी मैंने, नहीं तो 14.7 क्यों दे रहा है। उसने कहा भैया जी मेरे अंदर ना ऐसा कुछ जुगाड़ किया हुआ है इंजीनियर ने
कि मैं इस तरह काम करता हूं। किस तरह काम करता है भाई तू, कि जब आप कुछ भी प्रेशर नहीं दोगे, एटमॉस्फेयर पे छोड़ दोगे, तो मैं 14.7 तो दूंगा ही, और जब आप वैक्यूम में लेके जाओगे तब जाके मैं जीरो प्रेशर पे आऊंगा वापस। जैसे आपका दूसरा भाई है ना, जो ए वाला है, जो टेबल के दूसरे कोने पे बैठा है, वो बिना किसी हवा दिए जीरो एक एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर पे रखने के बाद एक जीरो दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको 14.7 दिखा के चलूंगा। तो उसने कहा सर पता कैसे चलेगा भाई तू कौन सा है? उसने कहा सर यहाँ पे आप जो इसकी रीडिंग लिख रहे हो ना, यहाँ पे इसमें चेंजेस कर दो। कैसे? कि आपने कौन से मीटर से डेटा मापा है। मैंने किसी को कहा कि यार एक काम कर, मैंने इसको, मैं बात समझना, मैंने इसको 5 PSI वैल्यू का प्रेशर दे दिया, तो इसने मालिक ने क्या दिखाया यहाँ पे 5 दिया, 14 ये ऑलरेडी दिखा ही रहा था टेबल पे रखा हुआ, तो ये दिखाने लगा 19.7, ये दिखाने लगा 19.7। ठीक है, और भाई साहब मैंने इसको भी 5 दिया, तो ये दिखाने लगा 5, यहां से इसकी नीडल यहां पे आ चुकी है। तो यार अब मुझे पता कैसे चलेगा ये जो 5 है ये इसका 5 है या इसका 5 है? पता है? या मैंने अगर मान लो इसको 50 दे दिया तो ये दिखाएगा 50, इसको भी 50 दे दिया, ये दिखाएगा आपको 64.7। समझ रहे? तो मुझे पता कैसे चलेगा ये कौन सा है? तो इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया कि यार जब भी तुम PSI A वाले गेज की बात करोगे तो इसका मतलब, अगर तुम्हारी रीडिंग PSI A में है तो इसका मतलब जो आपने एटमॉस्फेरिक जो आपने गेज यूज किया है वो किया है आपने PSI A वाला, यानी कि B टाइप का। फिर अगर आपकी रीडिंग PSI G में दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने यूज किया है PSI A वाला। तो इसलिए आप इन दोनों में, अगर आपको इन दोनों में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, इसमें से इसमें जाना है, इसमें से इसमें जाना है, तो आपका जो गैप है वो 14.7 का ही गैप है, 14.7 का ही गैप है। मतलब जो A B वाला है वो बिना किसी हवा दिए 14.7 दिखाता रहता है टेबल पे रखा हुआ, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो PSI A में आती है। और जो दूसरे वाला भाई बंदा है वो बिल्कुल गरीब है, वो बिल्कुल टेबल पे रखा हुआ जीरो दिखाता है। मतलब अब रेफरेंस पॉइंट इसका क्या हो? अब ये जीरो कब दिखाएगा? जब आप इसको वैक्यूम में लेके चले जाओगे जहां बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, तो ये जीरो दिखाएगा वहां पे। तो इसका मतलब ये वैक्यूम के रेफरेंस में मेजर कर रहा है चीजों को। एटमॉस्फेयर प्रेशर 14.7 वैक्यूम के रेफरेंस में है, समझ रहे हैं आप लोग? तो वैक्यूम में जाके जीरो दिखाता है, लेकिन जब इसको एटमॉस्फेयर पर रख देता हूं ये 14.7 दिखाने लगता है। अगर मैं इसी को ही एटमॉस्फेरिक वाली वैल्यू को ही जीरो बना दूं, उसको रीडिंग को सेट करके, तो फिर ये क्या दिखाएगा? फिर ये एटमॉस्फेयर में जीरो दिखाएगा, जो कि ये वाला रहा आपका। तो समझ रहे हो? तो ये किसके रेफरेंस में है? ये एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में है, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे जीरो दिखाता है। ये वैक्यूम पे जीरो दिखाता है, तो ये वैक्यूम के रेफरेंस में है। बात समझ रहे? लेकिन दोनों में वैक्यूम और एटमॉस्फेयर में डिफरेंस कितना होता है? 14.7 का। ठीक है, मतलब वैक्यूम में होता है जीरो प्रेशर और एटमॉस्फेयर में होता है 14.7 PSI A प्रेशर। ठीक है, तो अब मुझे अगर यहां से यहां जाना हो तो डिफरेंस सिर्फ कितने का है? 14.7 का। तो यहां पे अगर मैं बोलूं जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में रखने पे रीडिंग नहीं दिखा रहा है वो हो गया आपका 0 PSI G। जो प्रेशर टेबल पे रखने पे ही 14.7 दिखा दे रहा है वो हो गया इसके बराबर। दोनों एक ही प्रेशर पे रखे हुए हैं क्या? यस, इसलिए दोनों बराबर है, दोनों रखे एक ही प्रेशर पे हैं, इसलिए यहां का 0 PSI G 14.7 PSI A के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ये सारा तामझाम को कंसाइज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 0 PSI G 14.7 PSI A के बराबर है, और यही वैल्यू एक एटमॉस्फेयर के बराबर है, और एक एटमॉस्फेयर ही एक बार के बराबर होता है। तो ये डेटा आपको याद रखना होगा। बात समझ रहे आप लोग? नेक्स्ट भी देख लेता हूं। सर और बताओ, सर कुछ बताओ मुझे। ठीक है, अब हमने पता है प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। मुझे प्रेशर की यूनिट को पास्कल छोड़ो, मुझे प्रेशर की यूनिट ये पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। कैसे? मतलब सर यूनिट प्रेशर की यूनिट क्या होती है सर? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो न्यूटन को मैं डाइन में ले लेता हूं और मीटर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेता हूं, ये भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो सर इतना कंफ्यूज मत करो, आप सीधा सा मुझे बताओ, प्रेशर की बात चल रही है ना, एटमॉस्फेयर मेरा क्लियर है, बार मेरा क्लियर है, 14.7 और PSI G मेरा क्लियर है। ठीक है, अब सर अगर मैं एटमॉस्फेयर को पास्कल में ब्रेक करूं, पास्कल भी छोड़ो सर, मुझे पता है प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ब्रेक करूं,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ब्रेक करूं, 1 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ब्रेक करूं, तो ये बन जाएगा आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है, हालांकि गेट में काफी यूनिट कन्वर्जन दे के रखते हैं, ये वाला दे देता है जनरली। ठीक है, चलिए अब दूसरा सर और बताइए सर, और अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक टेक्निकल टर्म से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसी को मैं पास्कल बोल देता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁵ पास्कल, या फिर एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो सर इसका मतलब एक एटमॉस्फेयर हुआ आपका 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब पास्कल को मैं बोल सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसी को मैंने बोल दिया कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे भाई, एग्री है। दूसरा, अब सर मुझे एक बात पता है, ये वाली बात पता है सर, क्या ये वाली बात पता है क्या? एक न्यूटन में 10 डाइन होते हैं, 10 डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। तो सर अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन वगैरह कॉन्सेप्ट में चेंज करना चाहूं तो कैसे करूंगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, मुझे पता है, मेरी बात समझिएगा सिर्फ ध्यान से। एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मेरे भाई, और यहां पे मीटर स्क्वायर मेरे भाई। अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हो मेरे भाई, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना चाह रहे हो, तो न्यूटन का डाइन में अगर जाएगा तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। तो मैंने क्या किया, 10⁵ तो था ही, और 10⁵ डाइन अलग से होते हैं। ठीक है, अब एक मीटर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 100 × 100, क्योंकि 2 बार हो रहा है मामला, एग्री हो क्या? तो मैंने यहां पे क्या देखा, मैंने देखा सर ये हो गया 5 5 10 और 4 माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये बन गया 10⁶ डाइन अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हुआ, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी बोल सकता हूं कि एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एग्री है क्या? तो डाइन और न्यूटन में सिर्फ 10⁶ का फर्क आएगा, लेकिन डाइन और न्यूटन में 10⁵ का फर्क ऑलरेडी होता है, लेकिन वो कंपनसेट किसने कर दिया? मीटर स्क्वायर ने। जब सेंटीमीटर बदला ना, तो नीचे से कुछ चीजें बढ़ गई, तो वो कट करके वो 6 बन गया, नहीं तो वो 10 बन रहा था, एग्री है क्या? नहीं तो वो 5 5 10 बन रहा था, 4 माइनस हो गया तो 6 बन गया, एग्री है क्या? तो ये वाली चीज और इस वाली चीज में कंफ्यूजन मत करना मेरे भाई। अगर मैं तुमको बोलूं सर, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना सर कि सर इसका मतलब ये हुआ ना कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ ना सर, एग्री इस बात से? इसका मतलब ये हुआ कि 10⁵ इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कटफट के आंसर आया क्या? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिख दी क्या मैंने बात? यस, लिख दी सर आपने बात, लिख दी, ठीक है? तो इस कन्वर्जन को बहुत प्यार से समझना है और एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करके इसका डेटा को याद रखना है, नहीं तो याद नहीं रखोगे तो प्लस माइनस करते करते ही आपका टाइम निकल जाएगा। 2 मिनट के क्वेश्चन में आप 6 मिनट खा जाओगे, आप लोगों से पीछे रह जाओगे। तो कन्वर्जन बहुत अच्छे से कर लेना है मेरे भाई। आगे चले क्या? चलिए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावर की मेरे भाई। पावर, देखो पावर का मतलब सही होता है वर्क डन। अगर मान लो सबसे पहले बात करूं वर्क डन की, पावर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले वर्क डन से होके जाऊंगा। वर्क डन मुझे पता है क्या होता है। क्या होता है सर? वर्क डन ये होता है कि जितना काम मैंने किया, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं कि वर्क डन मान लो मैं बात करता हूं इक्वल टू, मैंने वहां डेफिनेशन भी दे दी हालांकि, कि कितने फोर्स मैंने किसी चीज को उठाने में लगाया और उसको कितनी दूर तक लेके चला गया, ठीक है, कितनी दूर तक लेके चला गया। वही मैंने यहां पे लिखा है, बचपन में भी हमने ये बात की थी कि वर्क डन मतलब कितना फोर्स लगाया, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। चलिए, तो सर अगर मैं वर्क डन की बात करूं, फोर्स तो सर न्यूटन हो ही गया, डिस्टेंस मतलब तुम्हारे मीटर होगी, तो इसका मतलब वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर होती है क्या? यस। ये खोज किसने की थी? जूल ने की थी, तो इसी को ही वर्क डन को ही मैं जूल भी बोल सकता हूं क्या? मतलब इसकी यूनिट में जूल बोल सकता हूं क्या? यस। मतलब न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल ही होता है क्या? यस। मतलब आप बोल सकते हो कि वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर या फिर आप डायरेक्ट जूल बोल सकते हो क्या? यस, बोल सकते हो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एग्री। और अब इसकी यूनिट क्या बनी सर? फोर्स की बनी न्यूटन, डिस्टेंस की बनी मीटर, और यही होता है 1 न्यूटन मीटर, मतलब यही होता है 1 जूल। एग्री? एग्री है? चलिए, तो न्यूटन मीटर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जहां भी न्यूटन मीटर होगा या जहां भी आपका सेंटीमीटर और डाइन होगा, यानी कि डाइन और सेंटीमीटर होगा, वहां पे जूल बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो सर अगर मैं पावर की बात करूं, सर वर्क डन तो हो गया। अगर सर मैं पावर की बात करूं, सर पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि सर कि कोई भी काम किसने किया तो जरूर है, लेकिन किसने जल्दी किया है उसकी पावर ज्यादा होगी। मान लो एक घर किसी बंदे ने बनाया 100 दिन में, ठीक है, और दूसरे घर वही सेम टू सेम घर बनाया किसी ने 200 दिन में, ठीक है। घर सेम है, मतलब काम डब्ल्यू ही किया, लेकिन पावर किसकी ज्यादा हुई? जिसने जल्दी कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं क्या कि पावर इक्वल टू होता है जितने जल्दी काम किया, मतलब टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। काम जल्दी किया तो पावर ज्यादा है, एग्री। तो वो हो गया आपका वर्क डन अपॉन टाइम। पावर होता है काम कितना किया अपॉन टाइम। तो यहां पे काम मान लो 200 था, काम यहां पे 200 था, तो इसकी पावर क्या बनी? W अपॉन टाइम, यानी कि 2। इसकी पावर क्या बनी? W अपॉन टाइम, यानी कि 1। ये 200 अपॉन 200 1, 200 अपॉन 100, तो यानी कि पावर किसकी ज्यादा है? जो ये वाले घर जिसने बनाया, ठीक है, तो इसकी पावर ज्यादा है। तो यानी कि मुझे पता चला सर कि पावर इक्वल टू तो मेरे भाई काम अपॉन टाइम होता है, यानी कि पावर इक्वल टू तो मेरे भाई काम की यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि न्यूटन मीटर को तो मैं जूल भी बोलता ही हूं, अभी बचपन में बोलता आया था, अभी बोला भी था, यानी कि ये भी मेरी पावर की यूनिट, ये भी मेरी पावर की यूनिट, और इन दोनों को मिला के एक बंदा बैठा दिया जिसको मैं वाट बोल दे रहा हूं, ये भी मेरी पावर की यूनिट, और मेरी पावर की यूनिट एक हॉर्स पावर भी होती है, बस। अब ये अगर तो आपको पता है तो पावर वाला कन्वर्जन खत्म। कैसे? दम देखते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो आप बोल रहे हो, इसका मतलब ये हुआ पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एग्री हूं। पावर इक्वल टू न्यूटन मीटर, W की यूनिट क्या होगी काम की? न्यूटन मीटर अभी बताया है, और टाइम की यूनिट सेकंड अभी बताई है, और इस न्यूटन मीटर सेकंड को भी मैं बोल सकता हूं क्या? जूल। न्यूटन मीटर को मैं बोलता हूं जूल पर सेकंड, ठीक है, और जूल पर सेकंड को ही मैं बना सकता हूं वाट, जूल पर सेकंड का ही मैं बना सकता हूं वाट। जैसे न्यूटन मीटर को एक साइंटिस्ट का नाम दे दिया जूल, और अब न्यूटन मीटर पर सेकंड को भी एक साइंटिस्ट का नाम दे रहे हैं वाट, एग्री है? ठीक है सर। अब सर ये तो मैं समझ गया कैसे यूनिट कन्वर्जन है। तो यहां तक मुझे एक दो बातें पता चल रही है कि सर वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर और पावर की यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड, एग्री। खत्म करते हैं बात। लेकिन सर जो आपने यहां पे 2-3 चीजें बता दी ना मुझे, क्या क्या बताया सर? मैंने तो कुछ ऐसा खास नहीं बताया। क्या क्या बताया सर आपने? जो वाट, जूल, हॉर्स पावर बताया है, इसमें चेंज करने वाला जो कन्वर्जन है वो जरा बता दो, बात खत्म कर लेंगे फिर। चलो बता लेते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने ये जो बताया ना न्यूटन मीटर, जूल, वाट, फलाना ढिमकाना, सर इसके कन्वर्जन, मान लो मुझे वाट से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना, वो बता दो, फिर हम आगे चल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल चल सकते हैं भैया, चलो वो भी सुन लो। सर सबसे पहले मुझे एक लाइन बताओ, आप सबसे पहले मुझे एक लाइन बताओ। क्या बताओ? ये बताओ सर, सबसे पहले मुझे एक लाइन बताओ। क्या बताओगे? चलो ये बताओ सर, ये बता दो मुझे कि मैंने बचपन में पढ़ा था 1, ओ भाई साहब कितना मोटा पेन चल रहा है रे। ये बताओ सर, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ सर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। ये हमने बचपन में पढ़ा, देखो इसी से सब कुछ कर दूंगा मैं अभी, इसी से सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये बात सबको पता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट सबको पता है। अब देखो वाट को मैं किसके साथ, अब देखना मैं क्या क्या खेल खेलता हूं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट है। अब वाट को मैं क्या लिख सकता हूं सर? न्यूटन मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यानी कि एक फॉर्मूला मेरा बन गया ये, एक कन्वर्जन मेरा बन गया ये, एग्री सर। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इस न्यूटन को किलोग्राम में ब्रेक करना चाहूं तो, अगर मैं इस न्यूटन को किलोग्राम में ब्रेक करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? देख बात समझना मैं क्या कह रहा हूं कि 1 न्यूटन में कितने किलोग्राम होते हैं, मुझे जल्दी से बता दो। कैसे पता चलेगा सर? सर बचपन में मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू mg और m में, ठीक है, ठीक है, इतना फॉर्मूला मैंने पढ़ा है। अब सर मैं देख रहा हूं F इक्वल टू मान लो मैंने 1 kg यहां पे वेट ले लिया
और इसको ले लिया मैंने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मेरा बन गया F इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, जब मैं 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे रखता हूं तो वो 9.8 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ को लगाता है। एग्री है? ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि 1 kg को कन्वर्ट अगर मुझे करना है तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसका मतलब कि इनमें से बड़ा, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, सबसे पहले एक चीज और समझ लीजिए, मैंने बताया भी होगा या बता देता हूं दोबारा से। मान लो मेरे पास 2 यूनिट हैं, कैसे यूनिट है सर? ऐसी यूनिट है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अगर यूनिट छोटी है तो डिजिट बड़ी होगी, यूनिट बड़ी है तो डिजिट छोटी होगी। इतनी बात समझ रहे हैं? तो यहां पे मैं देख रहा हूं सर, 1 किलोग्राम को आप न्यूटन में बदल रहे हो तो 9.8 न्यूटन में बदलता है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या है? ये न्यूटन जो है छोटी वैल्यू है तभी तो डिजिट बड़ी आ रही है। न्यूटन छोटी डिजिट है तभी तो ये बड़ी वैल्यू आ रही है। तो यहां पे अगर न्यूटन छोटी डिजिट है तो ये वैल्यू बड़ी आ रही है। अगर आपको कन्वर्ट करना है केजी में, जो कि न्यूटन से बड़ी यूनिट है, तो वैल्यू छोटी आएगी। तो अगर मुझे न्यूटन से कन्वर्जन न्यूटन से किलोग्राम में करना है तो इसका मतलब मुझे बड़ी यूनिट में घुस रहा हूं तो वैल्यू छोटी आएगी। किसकी? इस पूरे वैल्यू, इसकी सिस्टम की पूरी छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि आप बड़ी यूनिट में घुस रहे हो। ठीक है, यहां बड़ी यूनिट कौन सी है? केजी, और छोटी यूनिट है 9.8 न्यूटन। तो न्यूटन विल बी स्मॉलर यूनिट, और वैल्यू तभी तो 9.8 बड़ी आई, वहां एक थी। एग्री? तो भैया अगर मुझे इसको किलोग्राम में बदलना हो तो मैं 746 डिवाइड बाय 9.8 कन्वर्जन करूंगा। ये वही तो हुआ कि 1 kg इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो मुझे करना है कन्वर्ट इतना, तो मतलब यहां लिख सकता हूं 1 kg इक्वल टू, तुम भी लिख सकते हो, ये वाली बात तुम भी लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूटन से केजी में आना हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये बड़ी यूनिट है तभी तो वैल्यू छोटी है, ये छोटी यूनिट है तभी तो वैल्यू बड़ी है। तो मुझे न्यूटन से केजी में आना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है, तो वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी। छोटी करनी पड़ेगी तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9.8 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पे केजी, और ये बन गया मीटर, और ये बन गया सेकेंड। अभी ध्यान रखना, यहाँ बहुत अच्छी चीजें आने वाली है। अब आप बोलोगे सर ये चीजें मुझे पता तो थी, लेकिन जो चीजें आपने बता दी वो मुझे नहीं पता थी। समझना, 746 डिवाइड बाय 9.8 करता हूं, समझ रहे हो? तो ये बन गया आपका 76.12, और यूनिट क्या रहेगी मेरे भाई? केजी मीटर पर सेकेंड। तो क्या एक हॉर्स पावर में इतना 76.12 केजी मीटर पर सेकेंड होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्री हूं मैं इस बात से। सर चलिए अब आप मुझे एक और बता दीजिए, सर अगर मैं केजी को और मीटर को एफपीएस यूनिट में लेके जाऊं, एफपीएस मतलब सर देखो, एक होते हैं एमकेएस, एमकेएस में यूनिट मास मतलब मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर हो गया, के किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम हो गया, सेकंड ही है। एफपीएस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या बता देता हूं यार, तुम भी क्या याद कर रहे हो? एमकेएस, एफपीएस, यहाँ सेकंड ही होता है, ये अलग यूनिट्स हैं, ये अलग यूनिट्स हैं। तो एम मतलब लेंथ बन गया फीट में, किलोग्राम बन गया पाउंड में, सेकंड में ही रहा। एग्री? चलिए और आगे कुछ देखते हैं। सर अब मैं ये करना चाह रहा हूं कि जो आपकी सेकंड है वो तो एफपीएस में सेकंड ही होता है सर, लेकिन मैं चाह रहा हूं मास लेंथ को फिट में ले लो, किलोग्राम को पाउंड में ले लो, तब देखते हैं क्या बनता है सर, है ना? एक फिर हमारा हॉर्स पावर का कन्वर्जन एफपीएस में भी आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में एफपीएस बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, पाउंड, फीट, यही तो चीजें यूज होती हैं। चलिए सर दे दो फिर एक कन्वर्जन, और आपके वो कन्वर्जन एकदम याद आ जाएगा। अरे सर ये ड्रिलिंग में देखा है, देख लेते, अभी देख लेते। सर किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं मुझे पता है सर, 76.12। अगर मुझे किलोग्राम का पाउंड बदलना हो तो मुझे बदलना पड़ेगा 2.20, ये बन गया मेरा पाउंड। और मीटर को फीट में बदलना पड़ेगा तो फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.28, और ये बन गया मेरा, क्या बन गया? पाउंड का बन गया, किलोग्राम का बन गया पाउंड, और ये मीटर का बन गया फीट, और सेकंड मेरा रहा एज इट इज। तो जल्दी से देख लेते हैं भैया क्या आया मेरा। ठीक है, 76.12 मल्टीप्लाई 2.20 मल्टीप्लाई 3.28, ये बन गया मेरा भैया जी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 550 अप्रोक्स पाउंड फीट और पर सेकेंड। अब ये आप बोलोगे सर तो देखा है मैंने,
ये तो देखा है मैंने सर फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर एक इसका अब पाउंड फीट पर मिनट में भी ले लो, अगर मैं मिनट सेकंड को मिनट में बदलूंगा तो डिवाइड बाय 60 करूंगा, हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा 550 में 550 मल्टीप्लाई 60 मेरे भाई, ये बनेगा 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 33,000। सबको पता है, लेकिन कैसे आया है ये आज आपको दिख भी गया है। बात समझ रहे हैं, दिख भी गया है। चलिए तो ये मेरे आ गया वैल्यू इधर, ये रहा, ठीक है। तो अब आपको क्या मिला सर? अब आपको ये मिला कि ये भी मुझे पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये दोनों तो एक ही है। तो मैं बॉक्स बना देता हूं, आपको क्या रटना है। रटने वाला तो ये बता दिया मैंने, लेकिन बाकी चीजें क्या है, ये दोनों पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने काट के दिखाया तो ये बन गया, ये मल्टीप्लाई करके दिखाया ये बन गया, बाकी जो बना ये डब्बे में लगा दिए, ठीक है। एग्री है इस बात से, ठीक है। तो अब आप मुझे कुछ और मुझे बताना है, इसमें क्या बताना है, पहले हम ये स्लाइड देख लेते हैं। क्या 1 हॉर्स पावर 740 वाट, 1 वाट को लिख सकता हूं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। वाट होता है जूल पर सेकेंड, और जूल को मैंने ब्रेक कर लिया न्यूटन मीटर में, सेकेंड जो का तो रह गया, ठीक है। इक्वल टू सेम बोला ना मैंने वही चीज, 1 हॉर्स पावर 740 वाट, वाट को मैं लिख दिया न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हालांकि जूल पर सेकेंड। एग्री। चलिए उसके बाद इसको मैंने क्या ब्रेक किया, किलोग्राम में 76.07, 76.12 आ रहा है, अप्रोक्स वही है 76.12, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 12 कर सकते हैं। केजी मीटर, अब न्यूटन का मैंने एज इट इज केजी बदल दिया, मीटर सेम रहा, सेकंड सेम रहा, फिर इसका कन्वर्जन कर दिया 550 में पाउंड फीट पर सेकंड, फिर पाउंड फीट पर मिनट के हिसाब से मैंने कर दिया उसमें 33,000। ये भी आप समझ गए होंगे। एग्री है इस बात से। अब मुझे कुछ और आपको बताना है, बात समझना, मुझे आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने यहाँ बताई है, ठीक है, इसको याद रख लेना, ये चीज याद रख लेना, ठीक है भैया। चलिए और कुछ मुझे क्या बताना है जरा देख लेता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको बहुत प्यारी सी चीज, क्या बताता हूँ देखिएगा। जब मैं पहले ये वाला पढ़ाऊंगा ना तब वापस से बताऊंगा। ये होता है हमारा, ये कन्वर्जन है हमारा विस्कोसिटी का, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ, इसके पीछे मुझे कुछ बताना तो नहीं है। वाट हो गया, ये हो गया, बस आपको याद रखना है भैया, जूल जरूर याद रखना है, वाट याद रखना है, और टाइम वगैरह याद रखना है कि टाइम नीचे सेकंड जरूर है पावर में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सर विस्कोसिटी की। सर विस्कोसिटी का मतलब, सर विस्कोसिटी मुझे पता है, जो फ्लूइड है वो अपोज द फ्लो, जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो अपोज द फ्लो करने की, वो विस्कोसिटी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसकी यूनिट होती है पोइज, सेंटीपोइज, जो हम जनरली अपनी फील्ड यूनिट में देखते भी हैं। एग्री है सर। अब मेरा पॉइंट सर ये नहीं है, मेरा पॉइंट सर ये है कि आप जो कन्वर्जन बता रहे हो वो मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है भैया बता देता हूं। सर पास्कल से तो हमें अवेयर हो चुका हूं। पास्कल क्या था सर? पास्कल था आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल एक प्रेशर की यूनिट है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी एक प्रेशर की यूनिट है, और एक पास्कल में एक ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, प्लीज इसको रट लीजिए। क्या एक पास्कल में एक ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? बहुत लोग सोचते हैं एक पास्कल मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे नहीं भाई नहीं, वो एक एटमॉस्फेयर में होता है यार, बता दिया भाई, ऐसे मत करना। पीछे का स्लाइड प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना, ये नोट डाउन जरूर कर लेना क्योंकि ये बार बार परेशान करेंगे, ठीक है। चलिए सर विस्कोसिटी का मतलब सर 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। समझना मेरी बात क्या कह रहा हूं? 1 पास्कल, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। एक विस्कोसिटी जो होता है उसकी यूनिट होता है पास्कल सेकेंड, उसकी यूनिट होता है पास्कल सेकेंड। अब यार दिक्कत क्या हुई ना, इस पास्कल को मैं लिख सकता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो इसका मतलब ये भी जब विस्कोसिटी की यूनिट थी तो यानी कि ये भी विस्कोसिटी की यूनिट है, ठीक है। तो विस्कोसिटी मतलब होता है 1 पास्कल सेकेंड यूनिट होता है, और 1 पास्कल से पास्कल को सीधा ब्रेक कर सकते हैं बिना किसी यूनिट कन्वर्जन के। 1 पास्कल इक्वल टू 1 ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड एज इट इज हो गया। तो मैंने क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में सेकेंड एज इट इज हो गया। चलिए अब सर मैंने क्या किया, अब मुझे एक बात पता चली, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं आज, समझना मेरी बात। यहाँ दो चीजें हैं। अगर मेरे पास कुछ यहां पे ऐसा होता, सर आपको न्यूटन किलोग्राम में ही तो चाहिए। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत अजीब सी चीजें हैं जो बताने जा रहा हूं भाई, नहीं तो मैं रटवा भी सकता हूं, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। न्यूटन को किलोग्राम में पहुंचाने के 2 तरीके हैं। पहला समझना, बिना किसी डिवाइड के, यहां तो डिवाइड करना पड़ गया यार मुझे 9.8 से, तब जाके न्यूटन किलोग्राम में बदला। अगर मैं डिवाइड नहीं करना चाहूं तो सर क्या होगा? ये बात बहुत लोगों को पता होगी लेकिन दोनों कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। अभी मेरी बात ध्यान समझिएगा। सर मैं 2 तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहा हूं।
मैं दो तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। पहला सर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं न्यूटन को केजी में, ठीक है, विद डिवाइड। अब मैं सर क्या करना चाह रहा हूं, मैं न्यूटन को केजी में डिवाइड करना चाह रहा हूं विदाउट डिवाइड, ठीक है। अब सर कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा विदाउट डिवाइड, देख लेते हैं। पहला सर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मैं डिवाइड करने वाली बात करना चाह रहा हूं। सर पहला 1 हॉर्स पावर सर 746 मुझे पता है वाट, या उसको ब्रेक करूं जूल पर सेकंड, या उसको भी ब्रेक करूं न्यूटन मीटर पर सेकंड। बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना मेरे भाई, ठीक है। जल्दी खत्म भी कर सकता हूं लेकिन कुछ मजा दिलाने वाला हूं। न्यूटन मीटर पर सेकंड, एग्री है इस बात से, ठीक है। सर ये मेरा एक पॉइंट है, दोबारा इसके इस तरफ भी देख लेते हैं, इसका फिर वही फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 ही होता है, और न्यूटन नहीं होता है, मीटर ही होता है, सेकंड ही होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो दोनों की यूनिट मुझे मिल गई है। अब दोनों में मैं यूनिट न्यूटन को केजी में लेके आऊंगा, एक में विदाउट यूनिट, एक में विदाउट डिवाइड, एक में विद डिवाइड, ठीक है। अब मैं डिवाइड करना चाह रहा हूं, देखिए बात समझना। 1 हॉर्स पावर, तो मैंने क्या किया सर, मुझे पता है सीधा जहां भी आपका न्यूटन है वहां आपको पता है आपको 9.8 केजी, सॉरी गलत हो गया क्या, हाँ ये हो गया गलत, ऐसे 9.8 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी, एग्री, ठीक है। ये पता चल रहा है मुझे, मतलब यूनिट छोटी है इसलिए वैल्यू बड़ी है, एग्री है, ठीक है। तो सर अगर मुझे न्यूटन को डायरेक्ट केजी में करना हो तो मैं विद डिवाइड अगर मैं करना चाहूं तो सीधी सी बात है सर, इस न्यूटन को मुझे केजी में बदलना है, तो न्यूटन छोटी यूनिट है, केजी बड़ी यूनिट है, तो वैल्यू को मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे डिवाइड करना होगा, और वो डिवाइड होगा 9.8 से, तो यहां पे आ गया 76.12, मैंने डिवाइड कर दिया, ये बन गया मेरा केजी। बट चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि जहां न्यूटन आपने लिखा था बस वहां न्यूटन को केजी कर दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा मेरे दोस्त। ये एक मेन पॉइंट बोल रहा हूं, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि जहां न्यूटन होगा बस उसको केजी कर देना, बाकी चीजें सारी सेम है, मीटर का मीटर सेम है, सेकंड का सेकंड सेम है, न्यूटन का बस केजी कर दिया, बात खत्म। अब बात करते हैं सर केजी को, न्यूटन को केजी में बिना किसी डिवाइड करके दिखाइए, देख लेते हैं। और फर्क क्या पड़ेगा वो बता देता हूं, ठीक है, चलिए बात समझना। फर्क ये पड़ेगा, वापस उसी कलर पे आते हैं, देखिए 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746, कोई डिवाइड नहीं होगा इस बार। अब न्यूटन क्या होता है मुझे पता है, न्यूटन होता है mg या ma, और न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू m का मतलब हो गया kg, g का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहां भी न्यूटन है वहां पे आप kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू रख दो, और रखने के बाद जो कट फट के वैल्यू बनेगी वही आपकी यूनिट होगी इसकी, जहां आपने कोई भी डिवाइड नहीं किया वैल्यू में। लेकिन आपकी यूनिट में काफी चेंजेस आ गए, यहां यूनिट में कोई चेंजेस आए क्या, नहीं, सिर्फ न्यूटन का केजी हो, बाकी चेंज, लेकिन वैल्यू में चेंज आया क्या, यस। यहां वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन यूनिट में काफी चेंज आ जाएगा, कैसे देख लेते हैं। अब जैसे मैंने न्यूटन की जगह पे क्या रखा, केजी रखा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा, समझना मेरी बात, और 1 मीटर पहले से था ही और 1 सेकंड पहले से था ही, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746, और यहां मेरा बन गया केजी, ये बन गया मीटर स्क्वायर, और ये बन गया सेकंड की पावर 3। अब कोई इसको गलत बोल दे मैं देख लूंगा उसको, कोई बोल ही नहीं सकता, ये भी एक पावर की ही यूनिट है। अब बोलोगे सर इसे तो मैंने देखी ही नहीं, इसलिए नहीं देखी क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ी, आपने हमेशा ये डिवाइड वाला मेथड यूज किया है। लेकिन आज जब मैं विस्कोसिटी वाली यूनिट करने चाह रहा हूं तो आज मुझे ये वाली यूनिट देखने को मिलती है, ये वाली यूनिट देखने को मिलती है, जो कि हमेशा बनती है डिवाइड ना करने से, मतलब डिवाइड ना करने से, और पावर में यूनिट देखने को मिलती है डिवाइड करने वाली। देखते हैं कैसे। अब यहां पे आपका क्या हुआ, कोई 740 ये वैल्यू सारी सेम है, यहां पे क्या हुआ, ये वैल्यू 740 की बन गई 76, यहां पे लेकिन यूनिट सेम है, सिर्फ की न्यूटन का केजी हुआ, लेकिन यहां तो यूनिट की पूरी शकल सूरत ही बदल गई ना भाई, इसलिए वैल्यू सेम है। यहां पे यूनिट सेम है अप्रोक्स, लेकिन वैल्यू चेंज है, समझ रहे, ठीक है। देखते हैं अब क्या बोलने जा रहा हूं मैं, क्या बोलने जा रहा हूं। अब यहां पे आपको कोरिलेट करने का मौका मिलेगा। पहला सर, एक विस्कोसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है पास्कल सेकंड, ठीक है। पास्कल को मैं लिख सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, ठीक है। अब सर अब मुझे बताओ, अगर मैं न्यूटन को डायरेक्टली ब्रेक कर दूं
अगर मैं न्यूटन को केजी में चेंज करना चाहूं, सर समझिएगा, मेरे पास ये आ गया पास्कल, सेकंड को मैंने बदल दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर और सेकंड में। अब अगर मैं न्यूटन का केजी बदलना चाहूं तो मेरे पास दो तरीके हैं, पहला एक दूसरा एक। पहला तरीका डिवाइड वाला है और दूसरा तरीका डिवाइड वाला नहीं है। तो डिवाइड वाला अगर मैं तरीका यूज करता हूं तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा, न्यूटन को मैं केजी लिख दूंगा एज इट इज, न्यूटन को मैं केजी लिख दूंगा एज इट इज, न्यूटन को मैं एज इट इज केजी लिख दूंगा, बाकी चीजें सेम, बस डिवाइड कर दूंगा 9.8 से। तो मैंने क्या कर दिया, न्यूटन को मैंने केजी लिख दिया और बाकी चीजें रहेंगी मेरे भाई सेम, और ये बन गया ये, और यहां क्या आ गया 1/9.8, डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं विदाउट डिवाइड वाला यूज करना चाहूं तो मैंने क्या कर दिया सर, मैंने इसको 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड को विदाउट डिवाइड में यूज करना चाह रहा हूं, तो वैल्यू मेरी रहेगी सेम। विदाउट डिवाइड में क्या होता है, वैल्यू विल बी सेम बट यूनिट की पूरी शक्ल बदल जाएगी। कैसी, न्यूटन को रख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे, न्यूटन की जगह पे रख दो, न्यूटन की जगह पर रख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है, करके देख लो सर एक बार क्या होता है। मैंने रख दिया सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पे ये इसकी जगह पे रखा इतना सारा ड्रामा, सेकंड यहां पे एज इट इज है ही और नीचे मीटर स्क्वायर है ही, तो मेरा एक से ये कटा, इससे ये कटा, मेरा बन गया केजी और ये बन गया सेकंड और ये बन गया मीटर। तो अब मैंने यूनिट में तो पूरा शक्ल सूरत चेंज हो चुकी है, देख रहे हो, मीटर नीचे आ गया, सेकंड भी नीचे आ गया, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज हुई क्या, नहीं। ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड को डायरेक्ट 1 केजी सेकंड मीटर में बदल दे रहा है बिना 1/9.8 किए, एग्री। तो इसका मतलब सर इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1 सेकेंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर आप वो वाला खेल खेलते मुझसे, कौन से वाला खेल खेलते, वो वाला खेल खेलते, कौन से वाला, न्यूटन को सिर्फ किलोग्राम बदलना है, बाकी चीजें सेम रखनी है, सेकंड ऊपर ही रखना है, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर रखना है, तो यहां पे मुझे 1/9.8 करना पड़ता, 9.8 करना पड़ता। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि 9. अच्छा अब मुझे बताओ, आपने विस्कोसिटी की यूनिट किसी ने देखी होगी तो ये वाली देखी होगी, ये वाली देखी होगी, तो इसमें इसलिए मैं यहां से यहां जाने पे कोई भी डिवाइड नहीं करता, क्योंकि ये कन्वर्जन विदाउट डिवाइड वाला है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो सर अब मैं बोलता, अच्छा इसके पिछले वाले में करा था क्या, इसके पिछले वाले में सर आपने ये वाला यूज कर लिया था, यस ये भी कर सकते हैं। तो आपको पावर वाले में ये देखने को मिलता है, पावर वाले में वो देखने को नहीं मिलता। तो अगर मैं ये आपको मान लो, देखो इसलिए मैंने ये दोनों बताए कि पावर वाले में ये देखने को मिलता है, तो यहां मैंने न्यूटन को केजी में बदल दिया डिवाइड करके, और यहां पे विस्कोसिटी में आपको ये देखने को मिलता है बिना किसी डिवाइड के, सिर्फ न्यूटन की जगह पे ये रखना पड़ता है। तो इसीलिए आप बोलोगे सर एक जगह न्यूटन को केजी में बदला डिवाइड करके, यहां पे बिना डिवाइड करके बदला, और पावर वाले में डिवाइड करके बदला, यहां बिना डिवाइड करके बदला, तो आप बोलोगे सर ये मैं समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, एग्री। इसीलिए मैंने दोनों केस आपको बता दी, है ना। तो पावर वाले में हम लोग डिवाइड करके बदलते हैं, बदल किसी भी सकते हैं, यूनिट से खेलना आपको दोनों से आना चाहिए, लेकिन बदल किसी भी सकते हैं, लेकिन पावर वाले में हम लोग ये यूज करते हैं और विस्कोसिटी वाले में डायरेक्ट बदल लेते हैं, ठीक है। आई होप आपने ये वाली बात समझ चुके होंगे। तो अब मेरा पॉइंट ये है सर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 केजी पर, कैसे आया सर, ये मीटर कैसे घुस गया नीचे, ये मीटर नीचे कैसे घुस गया, सेकंड नीचे कैसे आ गया, क्योंकि आपने न्यूटन को ब्रेक किया है, ठीक है। तो दोनों डिवाइड हो गया क्या, नहीं, 1 ही रह गया, नहीं तो 1/9.8 भी हो सकता था, ठीक है। चलिए आई होप मैं समझ गया होगा, ठीक है। अब सर एक बात और ध्यान रखने की, ये रटने वाली बात है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बन गया पास्कल, और सेकंड ये बन गया विस्कोसिटी की यूनिट, ये होती है भैया 10 पोइस के बराबर। ये बिल्कुल रट लीजिएगा यार, क्योंकि असली चीज यही मिलेगी, जो भी गेट में क्वेश्चन आएंगे वो यहां से आएंगे, वो यहां से आए। डिवाइड डिवाइड वाले तुम्हारा सिर्फ मैं स्किल बिल्डअप करना चाह रहा हूं, एक थिंकिंग बिल्डअप करना चाह रहा हूं, एक मेंटलिटी बिल्डअप करना चाह रहा हूं, लेकिन जो चीज आएगी वो गेट में यहां आएगी। कैसे आएगी, क्यों आएगी, एक फॉर्मूला की हेल्प से है बताता हूं कैसे आएगी बेटा। हर बच्चे ने हर चीज बताने की कोशिश करता हूं। यूनिट कन्वर्जन लेक्चर का टारगेट ही मेरा ये है कि किसके बाद कोई डाउट ना है, और आएगा नहीं डैम श्योर लिख के दे दे रहा हूं भाई। सर समझिएगा मेरी बात, सर मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है प्रेशर ड्रॉप का, जो कि है आपका प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला है, क्या है,
कि कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ एक पाइपलाइन में फ्लूइड को फ्लो होने से, ठीक है, यहां से यहां चीज जा रही है, मान लो ये L लेंथ का है और प्रेशर ड्रॉप कितना हुआ, ये P1 है और यहां जाके P2 हो जाता है जो कि कम है, वो हो गया मान लो, एक मैंने रूल दे दिया म्यू वी 32 म्यू वी एल अपॉन जी डी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है भाई, एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, म्यू वी एल, ठीक है। मान लो उसने मुझे सब कुछ दे दिया कि प्रेशर ड्रॉप दे दिया, विस्कोसिटी दे दी, ठीक है, और आपको लेंथ दे दी, ठीक है, जी आपको पता है, डायमीटर दे दिया। उसने पूछ लिया सर वेलोसिटी बताओ, आपने कहा वेलोसिटी बता देंगे भैया, ठीक है। हालांकि ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक डार्सी इक्वेशन होती है, एक आपकी पोइजली इक्वेशन होती है, एक लैमिनार के लिए वैलिड है, एक टर्बुलेंट के लिए वैलिड है। गेट में बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, लैमिनार है तो प्रेशर ड्रॉप वेलोसिटी के 1 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, और डार्सी वाला होता है तो प्रेशर ड्रॉप वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है। वो चीज हम लोग ने डिस्कस कर रखी है लेक्चर में, बट मेरा पॉइंट अभी यहाँ कुछ और है। वो क्या है बता देता हूं भैया। सर मान लो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना मेरे भाई, डेल पी, ठीक है, जी और डी स्क्वायर अपॉन 32 म्यू एल। एग्री हो उस बात से, ठीक है। तो सर मान लो, मेरी बात समझना, सर मान लो प्रेशर ड्रॉप की यूनिट उसने दे दी पास्कल, अभी देखना समझना, ठीक है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, एग्री। जी भी छोड़ो, ठीक है, ये जी भी छोड़ो, चलो डी की यूनिट सर उसने दे दी मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, विस्कोसिटी की यूनिट सर मुझे उसने दे दी पोइज, मैं समझता ना क्यों काम आएगी ये यूनिट, और इसकी यूनिट दे दी सर उसने मीटर, ठीक है, ठीक है ना भाई। और जी की यूनिट पे ले लो, चलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है मेरे भाई, दिक्कत ये आ रही है सर, मान लो आप मीटर से मीटर काट भी दोगे, ठीक है, लेकिन अब पास्कल से पोइज से कैसे काटे। और हमेशा ध्यान रखना, वो क्वेश्चन गेट में हमेशा ये सब पास्कल वगैरह में देगा, ये पोइज में देगा। उससे क्या रहेगा सर, पोइज का पास्कल में कन्वर्जन मुझे पता होना चाहिए, और पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, तो एटलीस्ट पोइज का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन पता होना चाहिए। वो क्या है सर, मैंने बता दिया क्या, यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, यानी कि 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10 पोइज। तो अगर उसने मुझे वैल्यू यहां पे पोइज की 20 दे रखी है, तो 20 पोइज कितना हो जाएगा, 2 पास्कल सेकंड, क्योंकि 10 बात समझना, क्योंकि 10 पोइज इक्वल टू 1 पास्कल सेकंड, और पास्कल सेकंड मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। एग्री है इस बात से, ठीक है। तो अब मैं सर क्या करने वाला हूं, यहां पे पोइज की जगह पे जो भी वैल्यू मुझे देगा, 20 पोइज थी, तो वहां पे 1 0 काट के 2 रख दूंगा बस, तो 2 ये हो जाएगा पास्कल और सेकंड, ठीक है। तो मेरा पास्कल से पास्कल कट जाएगा दोस्त, कट जाएगा। तो मुझे काटना है, तब जाके मैं अपनी वेलोसिटी की यूनिट तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जी का चक्कर हो रहा है, वो चीज अलग है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसका यूज कहां है, इस यूनिट कन्वर्जन का यूज कहां है, ठीक है। तो आपको 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू 10 पोइज पता होना चाहिए, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर इंटू सेकंड ये भी 10 पोइज के बराबर है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि पास्कल को मैं ब्रेक कर सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और भैया इसको मैं किलोग्राम में ब्रेक कर सकता हूं, कैसे, किलोग्राम नीचे ऊपर रहेगा और मीटर सेकंड नीचे आ जाएगा। ये यूनिट मुझे अलग से याद होनी चाहिए विस्कोसिटी की, और ये तीनों बराबर है 1 1 1, बट पोइज के बराबर नहीं है, जो कि वो 10 के बराबर है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ये एक ही जगह लिख के दे दी मैंने तुम्हें, ठीक है। अब सर अगर मैं इसके सेंटीपोइज में कन्वर्ट करूं, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1000 सेंटीपोइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर सर इस न्यूटन अगर मैं इस न्यूटन सेकंड और मीटर स्क्वायर को करना चाहूं डाइन वगैरह में, तो क्या होगा बताना जरा सर, मुझे एक बार शांति से 1 मिनट बोलने दो कि सर मुझे पता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 to the power 6, ठीक है, डाइन नहीं 10 to the power, ये हो गया, हाँ ये हो गया 10 to the power 10, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यही तो था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिख दे रहा हूं यार, ठीक है, अपॉन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो था, ये तो, अबे यार देख लेते हैं पीछे, ये तो था, देखो पीछे देखो भैया, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो था, ठीक है। चलिए सर, ठीक है।
लेकिन अगर न्यूटन को डाइन में बदलूंगा सीधा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, तब वो 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन है, तब अलग है। लेकिन यहां कुछ और है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाली बात ठीक है। अब देखो, अगर मुझे ये पता चल गया सर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो बहुत प्यारी सी चीज बताता हूँ, ठीक है, मजा आएगा सुन के। अब इसको हटाता हूँ यार, हाँ हटाऊँ क्या, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो, मुझे पता चल गया सर एक चीज यहाँ पे 1 न्यूटन, एक तो कलर चेंज करता हूँ भाई, ठीक है, खत्म होने वाला है दोस्त, टेंशन नहीं लेना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बात मुझे पता चल रही है। दूसरा मुझे क्या पता है सर, मुझे ये भी पता है क्या, अगर मैं यहाँ पे सेकंड लगा दूं तो यहाँ पे भी सेकंड लगा सकता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे एक बात और पता है, क्या 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पोइज। बात समझ रहे ना? तो मतलब 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इक्वल टू 10 पोइज। ठीक है, और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड इंक्लूड 10 डाइन%। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो मतलब ये बोल सकता हूं मैं, ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब सर समझा नहीं, मतलब 1 पोइज इक्वल टू 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला एक भी कन्वर्जन बदल गया। तो जहां अगर आपका कुछ ऐसा खेल हो रहा होगा, अगर मान लो वहां पे डाइन वगैरह की बात कर रखी है और वहां पे आपको पोइज दे रखा है, तो उसने दे रखा 20 पोइज दे रखा है और आपको डाइन में बदलना है। ठीक है, न्यूटन में नहीं बदलना है, पास्कल सेकंड में नहीं बदलना, डाइन में बदलना है। तो आप 20 का 20 ही रख दोगे वहां पे, क्योंकि 20 पोइज इक्वल टू 20 डाइन सेकंड पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर वहां पे पास्कल में बदलना है पोइज को, तो वहां पे 1 0 कम करके बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1 में 10 होते हैं, समझ रहे हो। एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में 10 पोइज होते हैं, तो 20 पोइज में 2 होंगे, बस 10 में 1 होता है, समझ रहे हो। तो अगर ये न्यूटन में जाने वाली बात है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट 1 0 करके रख देना है कम, और अगर आपको डाइन में जाने वाली बात है तो डायरेक्ट रख देना है। इस बात से समझ रहे हो क्या, कैसे समझ रहे हो ना। तो ये मैं लिख भी दिया यहाँ पे कि 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इक्वल टू डायरेक्टली 1 पोइज। ठीक है, तो इतनी बात समझ रहे हैं। तो ये कन्वर्जन विस्कोसिटी का, पावर का, ठीक है, विस्कोसिटी का, पावर का और प्रेशर का, यही है थोड़े टिपिकल से जो आपको थोड़े याद रखने हैं। बाकी तो अब तक सारे सिंपल ही थे, ठीक है ना। चलिए अब सबसे बड़ी बात बताता हूं दोस्तों, ये बात जरूर सुन लीजिएगा मेरी। हालांकि सारी बहुत बात ऐसी बोल रहा हूं मैं कि ये भी सुन लीजिएगा, बच्चे बेचारे थक गए हैं। ठीक है सर, क्या क्या सुन ले, देख लो भाई सर, सुनना मेरी बात। भैया मुझे एक बात बताओ सर, प्रेशर का एक फॉर्मूला ये होता है ρgh, बात समझना, बहुत अच्छे से बताता हूं भैया। प्रेशर का एक फॉर्मूला है ρgh, ये बहुत प्यारी बात है, ठीक है। कहाँ जी का मल्टीप्लिकेशन करना है, कहाँ नहीं करना है, वो चीज तुमको बताने जा रहा हूं। सर प्रेशर का एक फॉर्मूला है ρgh। सर अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो सर देखो, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं। सर पहले मैंने फॉर्मूला लगा लिया ρgh वाला, सर प्रेशर इक्वल टू ρgh। तो सर रो की यूनिट क्या होती है, रो होता है डेंसिटी का यूनिट होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, और ये हो गया ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h हो गया आपका मीटर। तो जैसे मैं कट करने वाली बात करूंगा, यहाँ पे कट करने वाली बात करूंगा, मीटर से एक पावर कटा, इससे एक और पावर कटा, तो मेरा यूनिट बन गया भैया किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अब भैया अगर मैं यहाँ पे फिर से वही खेल खेलूं, मीटर से डिवाइड, मीटर से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखिएगा, ये बन गया किलोग्राम, ये बन गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया आपका न्यूटन, और ये बन गया आपका न्यूटन, और 1 मीटर आपको दे रहा है मीटर स्क्वायर। तो अगर आप जी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी यूनिट बन के आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट अगर आप जी से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपने ले लिया सिर्फ रो इंटू एच, जी नहीं है, तो ये हो गया आपका किलोग्राम, ये हो गया आपका मीटर क्यूब, और ये हो गया मीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डायरेक्टली किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे न्यूटन नहीं बन रहा है।
तो इसका मतलब सर मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं न्यूटन से जी से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं जी से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये किलोग्राम सीधा का सीधा जी से मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों में ये रहे दोनों, जी से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट आती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तो यूनिट आती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, तो इसका मतलब किलोग्राम से न्यूटन जाने का रास्ता जी से ही है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। कब बताई ये बात? बचपन में बताई थी। कब? जब मैंने कहा था कि ये रहा, मैंने लिखा था ना यहाँ पे कहीं पे, कहाँ लिखा था मैंने आपको, ये मैं दिखा देता हूँ, यस ये रहा कि मैंने कहा था कि 1 किलोग्राम और न्यूटन से पहुंचने का रास्ता जी से ही है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अगर मैं जी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो फिर मुझे न्यूटन में लेके चला जाता है। तो यहाँ पे भी आप वही चीज देख रहे हैं जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है, ये चीज देख रहे हो, ठीक है। अगर मैंने जी ले लिया तो आंसर आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अदरवाइज आ रहा है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर तो सेम है ना, सिर्फ न्यूटन का किलोग्राम, किलोग्राम का न्यूटन ही तो बदला, किससे? जी को लगाने और हटाने से। तो वही मैं शॉर्टकट में तुम्हारे लिए प्यारा सा एक लगा के लेके बना के लेके आ गया कि सर अगर किलो, इसकी यूनिट होती है प्रेशर की ये, अगर आप किलोग्राम में यूनिट में आपकी गिवन है और आपको न्यूटन में बदलना है तो ये एरो लग रहा है ऐसे, तो मल्टीप्लाई कर देना जी से। अगर न्यूटन से आपको किलोग्राम आना है तो मल्टीप्लाई कर देना जी से। वही हमने किया भी था। कहां किया था जरा सर बताइएगा? 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट को लिख देता हूं जूल पर सेकंड और जूल को लिख देता हूं न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझे न्यूटन से किलोग्राम में आना था, न्यूटन से किलोग्राम में आना था तो मैं जी से डिवाइड कर दिया था, जैसे मैंने आपको 9.8 किया था और वो 76.12 आया था। एग्री इस बात से? तो वही चीज दोबारा से यहां पे आ चुकी है। ठीक है सर, अगर यही चीज मैं दोबारा से दूसरी यूनिट में करना चाहूं, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको डाइन वगैरह में जाना चाहूं तो जाऊंगा तो मल्टीप्लाई से, वापस आऊंगा तो डिवाइड से। इतनी बात समझ रही है? ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। लेकिन सर ये फॉर्मूला किस चीज का है सर? ये हाइड्रोस्टैटिक का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला तो मैंने बचपन में 9th और 10th और 11th में देखा था, लेकिन आज तो नहीं मैं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि आज हमारे फील्ड यूनिट के कुछ अलग अलग फॉर्मूले बन के आ चुके हैं जो कि हम लोगों को अपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अपने देखने पड़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि फील्ड यूनिट में हमारे पास यही फॉर्मूले बनते हैं। कैसे सर बनते हैं? क्योंकि सर मुझे पता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला मेरे पास है रो जी एच, और रो जी एच का ही एक रूप है ये सारे फॉर्मूले। सर कौन सा कब लगेगा ये बता दो, बात खत्म हो जाएगी। लेक्चर ऑफ यूनिट कन्वर्जन विल बी ओवर। सुन लेते हैं भैया जी। सर मुझे पता है यहाँ पे क्या पता है, समझिएगा कि P, देखो ये होता है, मान लो देखो ये होता है आपका डेप्थ, ठीक है, ये होता है हाइट। जहां पे हाइट था वो हाइट होगी, ये भी डेप्थ ही हाइट ही है। इसकी यूनिट है आपकी फीट, ठीक है। और सर ये आपकी डेंसिटी है, ये आपकी डेंसिटी है जिसको मैं लिख दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये आपका एक तरीके से कन्वर्जन मान लीजिए आप, जो आपको दे रहा है PSI यूनिट में। कैसे मतलब? यूनिट PSI क्या बोलते हैं सर हम लोग? PSI को बोलते हैं पाउंड पर इंच का स्क्वायर, पाउंड पर इंच का स्क्वायर, P पाउंड पर इंच का स्क्वायर PSI, ठीक है। तो जब आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो और तो यार आपका वैल्यू आपका डेप्थ का और हाइट का फिट में गिवन हो तो प्रेशर आपका PSI में आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर आपको ऐसा मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉर्मूला, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको अगर कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। उसके लिए आपको हाइट चाहिए, ये ना, ये कुछ ऐसा ही तो हुआ कि ये आपका कॉलम है, फ्लूइड कॉलम है, यहाँ आपका भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है और भरा हुआ है, और ये कितनी हाइट तक भरा हुआ है, और इसकी डेंसिटी, इस फ्लूइड की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ठीक है। और ये बात मैंने बता रखी है कई बार, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ग्राम पर सीसी में एक ही बात होती है। दोबारा से सुन लीजिए, डेप्थ इस वाले फॉर्मूले में भी डेप्थ फिट पे ही है, हाइट फिट पे ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने सिर्फ डेंसिटी लिख दिया और यूनिट ग्राम पर सीसी में बोला है, और यूनिट कन्वर्जन भी सेम है, और ये प्रेशर की वैल्यू भी PSI में ही आएगी। तो इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ग्राम पर सीसी में लिखना है, और किसी भी फ्लूइड की और किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी के ही बराबर होती है। वो बता दूंगा कभी कैसे होती है, कुछ नहीं करना होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाना पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो। तो मुझे सर ये बताओ सर इनको यूज कैसे करना है। सर अगर आपकी डेंसिटी फील्ड यूनिट में गिवन हो जो कि पाउंड पर गैलन होती है, जिसको हम शॉर्टकट में PPG भी बोलते हैं, मतलब उसको शॉर्टकट में PPG भी बोलते हैं, तो सर तब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? देखिए डेप्थ यहां भी आपकी फिट में थी, यहां भी आपकी फिट में ही है,
ठीक है। प्रेशर यहां भी आपका पीएसआई में निकल के आ रहा था, आज भी आपका पीएसआई में निकल के आ रहा है, लेकिन जब आपने डेंसिटी किसी और यूनिट में चेंज कर ली है तो आपका कन्वर्जन फैक्टर थोड़ा सा बदल जाएगा, जो कि आपको सेम प्रेशर इन यूनिट पीएसआई में ही लाके दे देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो इसका मतलब आपने क्या करना है कि अगर आपकी डेंसिटी पाउंड पर गैलन में गिवन है तो आपको 0.052 ग्राम डेंसिटी इन पाउंड पर गैलन इनटू डेप्थ लगाना है। डेप्थ और प्रेशर सेम यूनिट में रहेंगे, सिर्फ डेंसिटी रहेगी पीपीजी में। यहां पे अगर आपकी डेंसिटी ग्राम पर सीसी में गिवन है या स्पेसिफिक ग्रेविटी में गिवन है, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। बस अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी में गिवन है तो इसमें आपकी डेंसिटी ग्राम पर सीसी में गिवन है या स्पेसिफिक ग्रेविटी में गिवन है, तो डेप्थ आपकी यहां भी फिट में ही रहने वाली है, प्रेशर आपका यहां भी पीएसआई में निकलने वाला है, लेकिन उस टाइम पे आपका कन्वर्जन फैक्टर ये ना होके 0.433 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके यहां पे दो फॉर्मूले में बताता हूं, ये दो फॉर्मूले हैं, ये तीन नहीं है। ये दो फॉर्मूले कैसे हैं सर? ऐसे हैं, प्रेशर मुझे निकालना है, ये होगा 0.433, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर ग्राम पर सीसी में डेंसिटी ले लो, ठीक है, और डेप्थ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला 0.052 मल्टीप्लाई डेंसिटी इन पाउंड पर गैलन और मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। दोनों डेप्थ आपकी फिट में है, दोनों प्रेशर आपके पीएसआई में है, तो जब आपके यूनिट और जो डेंसिटी है वो दोनों डिफरेंट यूनिट में है, सेम नहीं है, तो जब आपने डेंसिटी डिफरेंट ली तो कुछ कन्वर्जन फैक्टर तो डिफरेंट आएगा जिससे कि यूनिट सेम आ जाए पीएसआई में, तो वही खेल है। हालांकि इसका कन्वर्जन, इसका डेरिवेशन, ये कैसे बना, बहुत प्यारा सी चीज़ है, लेकिन अभी मुझे लगता है यूनिट कन्वर्जन में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है और ये सबको पता भी है। नहीं पता होगा तो इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी यूनिट कन्वर्जन को यही खत्म करते हैं। इसमें कोई डाउट होगा, कुछ होगा तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैं बात कर रहा हूँ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इनसे अलावा कोई कन्वर्जन मुझे अब तक कोई नहीं मिला है। ठीक है, मैं भी 6 साल से एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ और मैं इनमें से काफ़ी कन्वर्जन हटाए भी हैं, वो भी एक्सपीरियंस से हटाए हैं, कुछ कन्वर्जन लगाए हैं, वो भी एक्सपीरियंस से लगाए हैं। इसके अलावा कोई भी कन्वर्जन पूरे एंटायर गेट के कोर्स में, मैं ड्रिलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजर्वोयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईओआर की किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट में पूरा अगर मैं टेक्निकल 10 सब्जेक्ट देखूँ, मैथ एप्टी सब मिला लो भाई, इनके अलावा कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं जाएगा, ये डैम श्योर लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूं। जैसे मान लो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, अगर मैं टेलीग्राम चैनल की बात करूं तो वहां पे कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ओएनजीसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है और कब आ रहा है, तो वो जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो हम लोग वहाँ पर अपलोड कर देंगे। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग गेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेट्रोगेट एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी, जो हमारा चैनल है। और मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी अपलोड करते रहते हैं, उन पे आपको आंसर देना है और उनके सॉल्यूशन या आंसर अगले दिन मिल जाएगा विद ए न्यू क्वेश्चन आएगा अगले दिन, और पुराने दिन का एक उसका आंसर आ जाएगा। फिर वो एक सीक्वेंस बन जाता है, वो हम लोग प्रैक्टिस कराते रहते हैं। दूसरा, कोई एमटेक का नोटिफिकेशन है, एमटेक का कोई एडमिशन का जो डेट है, डेडलाइन है ना, ओएनजीसी की रिजल्ट्स हैं, गेट का रिजल्ट्स हैं, गेट के सॉल्यूशंस हैं, गेट के आंसर कीज हैं। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अगर आप इंजीनियर्स हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट द थिंग्स इज गोइंग ऑन, है ना, रिलेटेड टू गेट, रिलेटेड टू एमटेक एडमिशन, पीएचडी एडमिशन, जो भी डेडलाइन वगैरह हैं, वो सारी अपडेट हम लोग यहाँ पे देते रहते हैं। जैसे आज यूनिट कन्वर्जन का लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐसे ही और भी लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पेट्रोगेट एकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप लाइक वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि आप कनेक्ट हो जाएं और अपडेट्स आपको सिंपली ज़्यादा मतलब टाइमली मिलते चले जाएँ। ठीक है, और अगर आपको फ्री और डेमो लेक्चर देख रहे हैं जितने यूट्यूब पे उससे भी ज़्यादा, तो आप पेट्रोगेट ई लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, और उसमें अपना नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा, और वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूट्यूब से भी ज़्यादा डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप आराम से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि और कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, कोई कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, और यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कोई डाउट हो,
ठीक है, आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि यू आर नॉट द आवर स्टूडेंट, कि मैं आपको रेस्पॉन्स नहीं करूँगा, डेफिनेटली आई विल रेस्पॉन्स यू, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दोनों हैं, ठीक है, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट कन्वर्जन। मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा, दोबारा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आंख बंद करके ये यूनिट कन्वर्जन आप नोट कर लीजिएगा, एक दो बार इनको समझ लीजिएगा, और बाकी ये ओवरऑल रटना ही है, ठीक है। और रट लिया तो आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आएगा, आई एम प्रॉमिस टू यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।